सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, एक बार कंफर्म करेंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। बेटा वो 9:40 पे ही होती है वो, फ्रॉम द फर्स्ट डे। बैकग्राउंड वॉइस भी आ रही है, जब हम बोलना शुरू करेंगे तो नहीं आएगी, ठीक है, चिंता मत करो। स्टार्ट करें। ऑल राइट। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। अच्छा, तो जल्दी से बताओ कि जो है अम, ये कहाँ मिलेगा। बताना ज़रा, अगर वॉइस प्रॉपर आ रही है और अगर स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है तो बताओ ये कहाँ मिलेगा, जल्दी बताओ। और ये कहाँ मिलेंगे। दो क्वेश्चन के आंसर जल्दी से। हाँ, आज 1 मिनट पहले आ गए। देवदार की अगर बात करेंगे तो कहाँ मिलेगा, कॉनिफरस फॉरेस्ट में, ठीक है। चेर, पाइन, सिडार, देवदार, ठीक है, ये सब आपको कॉनिफरस में मिलेंगे। प्रेरीज की अगर बात करेंगे तो यूएसए में वीट ग्रैंडीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जहाँ बड़े बड़े रैंचेस देखने को मिलते हैं। दीज आर दी टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये कहाँ के हैं, फेल्ट कहाँ के, VELDS, कहाँ के हैं ये, दीज आर फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ओके। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दैट इज सॉइल, लेक्चर नंबर 21, मिट्टी। ठीक है, तो आज मिट्टी से जो है जुड़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात तो है द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पीडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। पीडो इज द रूट वर्ड फॉर दी सॉइल, ठीक है। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, देख रहे हो कितना गहरा अध्ययन चल रहा है। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। सॉइल इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। यानी कि सॉइल जो है एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि बार बार इसको रिन्यू हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कम्प्लीटली इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, फिर इसको वापस से नहीं ला सकते हैं। तो रिन्यू हो सकती है, क्योंकि जो रॉक है वो आपकी डिसइंटीग्रेट हो होके, यानी उसकी वेदरिंग हो होके वही सॉइल बनती है। तो अगर आपको याद हो, जो हमने रॉक चैप्टर पढ़ा था, है ना, जब हमने रॉक्स पढ़ी थी, तो एक्चुअल में ये जो सॉइल हैं वो रॉक्स से ही बनती हैं। जो रॉक्स होती हैं हमारी, उन्हीं की बार बार जब वेदरिंग होती है, उनका जब अपक्षरण होता है, तो वहीं से ही बनती है हमारी मिट्टी, वहीं से बनती है सॉइल। तो सॉइल में आपको ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों देखने को मिलेंगे। कैसे, ऐसे कि जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, किससे बन रही है, रॉक से, चट्टान से बन रही। चट्टान से जो टूटती हैं उसी से मिट्टी बनती है। तो उसमें तो सब इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या होता है, ऊपर घास फूस, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये सब डिपॉजिट हो के इसको ऑर्गेनिक मैटर भी दे देते हैं। तो एक सॉइल में ऑर्गेनिक इन और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों होता है, और दोनों ही सॉइल में इंपॉर्टेंट होता है फॉर दी ग्रोथ ऑफ दी क्रॉप्स। यानी कि फसल की ग्रोथ के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, ठीक है। यानी कि जैविक और अजैविक पदार्थों दोनों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। देन आते हैं सॉइल हॉरिजन पे, यानी कि मृदा क्षितिज पे। ये मृदा क्षितिज क्या होती है, तो ये हमें बताती है कि डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी होती हैं सॉइल में। ऐसा नहीं कि बस मिट्टी है। आप अगर आपने कभी जेसीबी की खुदाई देखी हो, कितने लोगों ने जेसीबी की खुदाई देखी भाई, कितने लोग हैं जिन्होंने जेसीबी की खुदाई देखी है। सर ये क्या मतलब, हम तो यूपी से हैं, हमने खुदाई नहीं, हमने तो गिराई देखी है, क्यों। चलो। सर नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, ये तो यूट्यूब से पूछना पड़ेगा। सर ऑर्गेनिक कैसे, सो रहे थे अभी, मतलब क्या, या एकदम से, ये तो हो सकता है कुछ लोग पीछे चलते हैं। आई थिंक अभी तो बताया, ये जो घास फूस, पत्तियाँ, प्लांट, अदर जो प्लांट मटेरियल है, वो सब ऑर्गेनिक मैटर देती हैं सॉइल को। ठीक है। अच्छा, रोज़ देखते हैं, पीक मेल कंटेंट, ओके। चलो,
तो उसमें अगर आपने देखा हो तो ऐसे मिट्टी एक तरीके की पूरी नहीं होती, उसमें आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है, देखा होगा आपने, ठीक है। ऐसा डिफरेंट लेयर टाइप आपको देखने को मिलती है, तो इन्हीं लेयर्स के बारे में समझना है हमें, ठीक है। तो एक्चुअल में जब कोई भी मिट्टी बनती है तो वो अभी मैंने अब आपको बताया चट्टान से बनती है, किससे, रॉक से बनती है। तो रॉक होगी कहीं पे तो रॉक होगी, ठीक है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज बेड रॉक। फिर ये जो बेड रॉक है इसका धीरे धीरे वेदरिंग शुरू होगा। वेदरिंग का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चट्टान का टूटना इज कॉल्ड एज वेदरिंग, राइट। वेदरिंग इज अ व्हाट, वेदरिंग इज अ इन सितु एक्स सितु प्रोसेस। जो अपक्षरण है ये इन सितु है एक्स सितु है, तो ध्यान रखना इट इज़ अ इन सितु प्रोसेस, यानी जहाँ पे रॉक है वहीं पे वो टूटती है। वो तो इरोजन एक्स सितु प्रोसेस होता है, जहाँ पे हमारे इरोजन एजेंट्स लाइक रिवर, वाटर, ग्लेशियर, ये सब उसको मूव करके कहीं पे लेके जाते हैं। लेकिन वेदरिंग अपने आप पे एक इन सितु प्रोसेस है। एंड ध्यान रखना है कि वेदरिंग एड्स मास मूवमेंट, बट वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट। याद आया, यानी कि मास मूवमेंट होने के लिए वेदरिंग का होना ज़रूरी नहीं है, बस वो बात अलग है कि वेदरिंग एड कर देती है, उसकी सहायता कर देती है मास मूवमेंट की। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर अगर बात करेंगे इसके ऊपर आएगी बी। अभी था ये आर लेयर, इसको बोलते हैं बेड रॉक। फिर ये थोड़ी सी वेदरिंग हुई, आई पेरेंट रॉक, पार्टली वेदर्ड रॉक। ये है डिपॉजिटेड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। अब यहाँ से तो हमने यहाँ पर पढ़ा, लेकिन अब हमें ऊपर से पढ़ना है। ऊपर से कैसे, देखो सॉइल में क्या होता है, एक ऑर्गेनिक लेयर होती है, बहुत ही फ्यू सेंटीमीटर थिक होती है। किसी टाइप ऑफ सॉइल में मोटी होती है तो कहीं पे पतली होती है। कैसे क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ध्यान से समझते जाना, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। तो ऑर्गेनिक लेयर को ही ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस कोई अलग चीज़ नहीं होती है। तो जो जैविक लेयर होती है ये, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक लेयर होती है, ये ह्यूमस से बनी होती है। अब ह्यूमस क्या होता है, व्हाट इज़ ह्यूमस? तो ह्यूमस इज़ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड विच इज़ कोलॉइडल इन नेचर। अब मुझे पता है समझ में नहीं आएगा कुछ, ऐसे समझो। अभी मैंने बताया ऑर्गेनिक लेयर किससे बनती है, जैसे पत्तियाँ वत्तियाँ पेड़ वेड़ ये सब खत्म होंगे गिरेंगे तो ये ऑर्गेनिक लेयर बन जाता है। क्या बन जाएगा ऑर्गेनिक लेयर, ये यही ह्यूमस होता है, ठीक है, जो डार्क कलर का होता है, ठीक है। एमॉर्फस का मतलब तुम्हें केमिस्ट्री में समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लो कि बड़े बड़ा ग्रेन साइज़ का होता ही है, ठीक है, बड़े बड़े ऐसे साइज़ का होता है। और इसी को बोलते हैं डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड, जो कि कोलॉइडल नेचर का होता है। कोलॉइडल का भी मैं अभी मतलब समझाता हूँ, लेकिन पहले ये ऑर्गेनिक मैटर तुम समझो। ये जो लीफ लिटर है या फिर जो प्लांट का बाकी मटेरियल है, जब ये चीज़ गिर जाएगी कहाँ पर, मिट्टी में, टॉप सॉइल के ऊपर, तो ये ऑर्गेनिक लेयर बन जाती है जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक। अब ये ह्यूमस बहुत अलग अलग तरीके से सॉइल को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है या फिर डिफ्रेंशिएट करता है। कैसे, देखो तुम मुझे बताओ, ये जो लीफ लिटर है, जो प्लांट मटेरियल है, सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? हुँ? जंगलों में? बताओ मुझे, फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जंगलों में देखने को मिलेगा, जहाँ पे घना एकदम बायोडाइवर्सिटी हो, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हों, राइट। कल हमने देखा था इक्वेटर में, इक्वेटोरियल रीजन में आसपास बारिश भी खूब होती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एकदम घने आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि सदाबहार वन बोलते हैं हम इनको, एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमेशा ग्रीन हैं। क्यों हमेशा ग्रीन है? क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ हैं कभी एक साथ लीव्स शेड नहीं करती हैं, ना कि उनकी पत्तियाँ कभी लीव्स शेड ही नहीं करती हैं लेकिन एक साथ नहीं करती हैं, इसलिए एवरग्रीन। तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था, दीज आर डेजर्ट्स कवर्ड अंडर फॉरेस्ट। डेजर्ट क्यों बोल रहे थे? यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और टेम्परेचर की वजह से खूब प्लांट ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ की सॉइल में कायदे से होना चाहिए खूब ह्यूमस, खूब ऑर्गेनिक मैटर, खूब ऑर्गेनिक लेयर होनी चाहिए यहाँ पर मोटी, लेकिन होती नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमस तो है, ऑर्गेनिक मैटर तो है, लेकिन उसका डिकम्पोजिशन का रेट इतना फास्ट है कि कुछ बचता ही नहीं है। फिर अगर तुम चले जाओगे पोलर एरियाज़ के पास में, पोलर एरियाज़ के पास चले जाओगे तो वहाँ भी तो यहाँ क्या है, ह्यूमस कंटेंट है ही नहीं। मिट्टी में ह्यूमस ऑर्गेनिक लेयर बहुत पतली है, फिर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमस बचता ही नहीं, जैसे गिरता है तुरंत डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्यों डिकम्पोजिशन हो जाता है? तापमान बहुत है, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन होती है अपघटन के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। और जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो भी बहुत ज़्यादा थ्राइव करते हैं मॉइस्ट कंडीशन में। वहाँ मॉइस्ट होती है, नमी होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया ये सब होते हैं जिसको बहुत जल्दी डिकम्पोज कर देते हैं। तुम आ जाओ पोलर एरियाज़ में,
क्या यहाँ टेम्परेचर होगा? नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर अगर कोई जंगल होगा, यहाँ पर अगर कोई फॉरेस्ट होगा, यहाँ पर इस तरीके का अगर कुछ होगा तो यहाँ पर तो बहुत ह्यूमस दिखना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कि अगर तुम यहाँ पर पोलर एरियाज में जाओगे तो यहाँ पर जो चीज़ गिरेगी उसका तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, ड्राई कंडीशन होती है, मॉइस्ट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ह्यूमस तो है, ऑर्गेनिक मैटर तो है, और ये जो चीज़ है ये एक मिट्टी को अच्छा बनाता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी मिट्टी में ह्यूमस है तो मतलब ये है कि उसके उपजाऊ होने के बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन जो पोलर एरियाज़ में अगर ह्यूमस है तो वो उपजाऊ नहीं होती। कारण उसका ये होता है कि वहाँ पर परमाफ्रॉस्ट रीजन होता है। मैंने आपको बताया था ये चीज़ को जब सॉलिफ्लक्शन पढ़ाया था, मास मूवमेंट में, स्लो मास मूवमेंट अगर याद आ रहा हो। एक तो क्रीप पढ़ाए थे, एक सॉलिफ्लक्शन पढ़ाए थे। सॉलिफ्लक्शन होता है परमाफ्रॉस्ट रीजन में, याद है आपको? परमाफ्रॉस्ट, वहाँ पर आपको शब्द बताए थे। परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये होता है कि ये ऊपर मिट्टी है और नीचे बर्फ़ जमी हुई है। तो क्योंकि नीचे बर्फ़ जमी हुई है तो ऊपर चाहे तुम कितना भी ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, पहली बात तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत 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 स्लो होगा। तो उसकी वजह से सॉयल को जो ऑर्गेनिक मैटर से जो पोषक तत्व तो मिलने चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे, पहला। दूसरा, जो रूट होंगी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे डीप, क्योंकि वहाँ पर तो बर्फ़ जमी हुई है। तीसरा, हवा भी यहाँ पर रूट्स को नहीं मिल पाएगी, थोड़ा बहुत अगर जाएंगी भी तो हवा उनको यहाँ पर रिसीव नहीं हो पाएगी। इसलिए भले यहाँ पर ह्यूमस पड़ा तो हुआ है लेकिन डिकम्पोज बिल्कुल ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो भी दिक्कत है कि भाई थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो कोलाइडल है, कोलाइडल का मतलब ये है कि जो ग्रेन साइज़ है, ग्रेन का मतलब होता है कण, मतलब इस तरह जो ये जैसे ग्रेन्स होते हैं, जैसे मिट्टी अगर कभी देखा हो तो जो दाना दाना टाइप होता है उसको ग्रेन बोलते हैं। छोटा दाना हो सकता है, मोटा दाना हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमस ये इस तरीके का होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है सॉइल का, और वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है, और धीरे धीरे जो है जो न्यूट्रिएंट्स है और वाटर है वो सप्लाई करता रहता है सॉइल को। इसलिए ह्यूमस को बहुत अच्छा माना जाता है। तभी आप देखो कि अगर ये सब डाल देने से, आपने देखा होगा पीट वगैरह, कोको पीट है ना, अगर घर में जैसे अगर तुम गमले वमले लगा के रखे हो, तो जैसे हमारी मम्मी ने लगा के रखे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है कि वो कोको पीट वगैरह ला के ये सब नारियल जाने कुछ तो ऐसे करती रहती हैं। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, वो सॉइल को और उपजाऊ बनाता है। क्यों? क्योंकि वो कोलाइडल नेचर का होता है, ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर होता है। कोलाइडल का मतलब ये होता है कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है सॉइल का, जो ग्रेन्स होते हैं उसके, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर रिटेंशन, और धीरे धीरे न्यूट्रिएंट का जो डिप्लीशन है वो धीरे धीरे देता रहता है रूट्स को, जिसकी वजह से वो सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है, और वहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट बेटा कुंदन, तुम इस क्लास से आगे निकलो। ठीक है, निकल लो तुम यहाँ से। ओके, बहुत कम साउंड है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि ह्यूमस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ये डार्क कलर का एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है जो कोलाइडल नेचर का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देन आते हैं एलुविएशन लेयर, ई लेयर जिसको बोलते हैं। एलुविएशन लेयर ये कौन सी लेयर होती है? लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब इसका मतलब क्या होता है लीच्ड मिनरल्स? लीचिंग का मतलब होता है हिंदी में निच्छालन। ठीक है, लीचिंग का मतलब होता है जब इतनी ज़्यादा बारिश हो कि जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो धुल जाएं, वो वॉश अवे हो जाएं। अब ये कहाँ पर है? पहले तो टॉप सॉइल पे आ जाओ। मिनरल विथ ह्यूमस, मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर है ऑर्गेनिक लेयर जिसको ह्यूमस बोलते हैं। फिर आपकी आएगी टॉप सॉइल जिसको हम ए लेयर बोलते हैं। दिस इज़ टॉप सॉइल। ठीक, अब होता क्या है, ये भी फ्यू सेंटीमीटर होती है। देन इसके बाद होता क्या है कि, और ज़रूरी नहीं कि हर उसमें ऑर्गेनिक लेयर होगी, जैसे मैंने बताया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाले केस में वहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक लेयर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बड़ा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बहुत ही फास्ट है। फिर टॉप सॉइल आएगी, फिर आएगी ई लेयर जिसको बोलते हैं एलुविएशन लेयर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं, जो महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, वो वॉश अवे हो जाते हैं फ्रॉम टॉप सॉयल। मतलब टॉप सॉयल से थोड़ा लीचिंग होगा लेकिन टॉप सॉयल को तो मिलता रहेगा, क्योंकि टॉप सॉयल में ऊपर कुछ ना कुछ लीफ लिटर हो गया, बाकी चीज़ें वो गिरती रहेंगी और उसको टॉप सॉयल को न्यूट्रिएंट तो फिर भी रहेंगे। लेकिन एलुविएशन जो लेयर है इसके नीचे, इसमें बहुत भयंकर लीचिंग होगी। बहुत भयंकर लीचिंग का मतलब है इससे जितने भी मिनरल्स हैं वो चले जाएंगे और नीचे, क्योंकि ग्राउंड वाटर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा लीचिंग परफॉर्म करेगा, यहाँ पर निच्छालन परफॉर्म करेगा। उसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर कोई भी मिनरल ज़्यादा नहीं बचेगा। इसकी वजह से इसका जो कलर है वो पेल येलो टाइप हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ का मिनरल अब चला गया तो कहीं पे जाके इकट्ठा होगा,
यहाँ पर इकट्ठा होगा, इसको बोलते हैं बी लेयर या सब सॉयल। यहीं पे इकट्ठा क्यों होगा? क्योंकि अब उतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर अब इतना तो तेज़ी के साथ चलेगा नहीं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा इसने जो मिनरल्स यहाँ पर लीच किए हैं उसको इकट्ठा कर लिया अपने पास, तो उतनी ज़्यादा वेग बचेगी नहीं और यहाँ पर पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सब सॉयल। दिस इज़ डिपॉजिटेड मिनरल एंड मेटल सॉल्ट्स। तो इसको बोलते हैं एलुविएशन, इसको बोलते हैं इलुविएशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एलुविएशन है जहाँ से लीचिंग हो रही है, जहाँ से वॉश अवे हो रहे हैं, और इलुवेशन है जहाँ पर वो जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये एलुविएशन और ये इलुविएशन। देन है आपकी पेरेंट रॉक, जो मैं अभी हमने देखा था, और बेड रॉक। तो इसको याद करना है अगर आपको ऑर्डर में, तो कैसे याद करेंगे? ओए बी सी, ओए बी सी, ठीक है, इस तरीके से मतलब याद रखेंगे। तो ओ ऑर्गेनिक लेयर, ए टॉप सॉयल, ई एलुविएशन, बी इलुविएशन विच इज सब सॉयल, एंड सी इज पेरेंट रॉक। आर तो याद करना नहीं, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेड रॉक है, वेदर्ड पेरेंट रॉक। अब इसमें शायद आप समझ पा रहे हो। तो ये आपकी हो जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ पौधे लगे हैं, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी ओ लेयर, ऑर्गेनिक लेयर, दिस कैन बी ओ लेयर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हो जाएगी ओ लेयर, देन ये ए लेयर हो जाएगी आपकी ए, देन ये हो जाएगी आपकी कौन सी, एक सेकेंड, यहाँ से वाइट में दिखेगा आई थिंक, ठीक है, दिख रहा है अभी। तो ये हो जाएगी आपकी ओ लेयर पूरी, देन ये हो जाएगी आपकी ए, देन ये ई इलुविएशन, ओ लेयर है, ए लेयर है, देन ई लेयर है, फाइन पार्टिकल कैरिड बाई पर्कुलेटिंग वाटर टू डीपर सॉइल, नीचे चले जाएंगे, इलुविएशन आ जाएगा विच इज़ बी सब सॉइल, डिपोजिशन हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस इज सी वेदर्ड पेरेंट रॉक, देन उसके नीचे आर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये वही पूरे हॉराइजन से। अब आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कि मिट्टी बनती कैसे है एक्चुअल में, वो समझेंगे। मिट्टी के जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उसकी स्टडी को पीडोलॉजी बोलते हैं, उसकी डिफरेंट लेयर्स उनको स्टडी कर लिया। अब यहाँ पर हम समझेंगे वो बनती कैसे है। ये फैक्टर्स होते हैं 4, बट एक और फैक्टर होता है 5वां, लेकिन पहले 4 देखो। पेरेंट रॉक, इट डिटरमाइंस दी सॉइल का टेक्सचर, ठीक है, सॉइल का कलर, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। जो पेरेंट रॉक होगी, पेरेंट रॉक का मतलब है जिस रॉक से वो मिट्टी बनी है, वो डिटरमाइन करेगी वो सॉइल का कलर क्या होगा, उस मिट्टी का कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा। टेक्सचर का मतलब ये है कि भाई वो भुरभुरी टाइप होगी, चिपचिपी टाइप होगी, वो है टेक्सचर। भुरभुरी चिपचिपी को अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो कुछ ये समझिए यहाँ पे, जैसे कि जो मिट्टी है उसका जो ग्रेन साइज़ है, ग्रेन साइज समझते हो? ग्रेन साइज अभी हम बता रहा था, तुमने अगर मिट्टी को अभी देखा हो तो जो पार्टिकल टाइप, वो दाना टाइप होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेन। तो अगर ग्रेन साइज़ बहुत 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 कम है तो उसको हम बोलते हैं क्लेई सॉइल, अगर ग्रेन साइज़ बहुत कम है। अगर ग्रेन साइज़ सबसे ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल, और अगर ग्रेन साइज़ इन दोनों के बीच में है तो उसको बोलते हैं लोमी सॉइल, या फिर इसी को सिल्ट भी बोल देते हैं, ठीक। अब इनमें अंतर क्या होता है? तो अगर तुम यूपी वगैरह बिहार वगैरह में रहते हो, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर तुमने कभी देखा हो गमले में पानी डालो और गमला अगर नीचे से फूटा है तो तुरंत तुरंत पानी निकलेगा एकदम, होता है ऐसा। लेकिन अगर उसमें चिपचिपी मिट्टी हो, जैसे कि काली मिट्टी, अगर कोई ऐसे इलाके में रहता हो काली मिट्टी, जैसे महाराष्ट्र एंड सदर्न साउथ वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो वहाँ पे क्या होता है, काली मिट्टी की खासियत ये होती है उसमें ग्रेन साइज़ बड़ा छोटा होता है। जो ग्रेन साइज़ होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। तो उसमें होता क्या है, वाटर जो होता है, पानी उतनी जल्दी से परकोलेट नहीं कर पाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको ग्रेन साइज़ को दिखाना चाहूँ तो ऐसा है, तो वाटर परकोलेट कर गया नीचे, तुरंत चला गया। यहाँ पर ग्रेन साइज़ बहुत छोटा छोटा है तो वाटर परकोलेट नहीं कर पाता है जल्दी से। तो इसी वजह से इनकी ग्रेन साइज़ स्मॉलेस्ट होने की वजह से वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है, जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है, ठीक। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लोवेस्ट होती है, ठीक। और लोमी का बीच का हो जाएगा भैया, लोमी बीच हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी एरेटेड सॉइल होती हैं क्योंकि बीच में एयर काफ़ी इनको मिल जाती है, ठीक है। जो भी जड़ वगैरह होती हैं तो जड़ यहीं पर जाएंगे और जड़ों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एयरी स्पेसेस मिल जाती है, तो सांस लेने की यहाँ पर है। लेकिन यहाँ सांस लेने की जगह नहीं है क्योंकि लेस एयरी स्पेसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रेन साइज़ बहुत छोटा है पास पास में, इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिटरमाइन होंगी कि पेरेंट रॉक कैसा है, मिनरल का कंटेंट कैसा है, और परमिएबिलिटी भी। क्लाइमेट, जलवायु, टेम्परेचर एंड रेनफॉल इफेक्ट दी
रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। आपको भी पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेट ऑफ वेदरिंग हाई होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा रेट ऑफ वेदरिंग हाई होगा। इवन रेनफॉल अभी हमने देखा है कि लीचिंग को इफेक्ट करता है। लीचिंग क्या है? निच्छालन है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं मिट्टी में, वो धुल जाते हैं, वो वॉश अवे हो जाते हैं, वो ई लेयर से जाके कहाँ चले जाते हैं? ई लेयर से जाके वो चले जाते हैं बी लेयर में, इलूविएशन से, ठीक है, एलुविएशन से वो इलुविएशन में चले जाते हैं, ठीक है। ई से आप बोल सकते हैं आई में चले जाते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वो आपके क्या बोलते हैं, ई लेयर से बी लेयर में चले जाते हैं, ठीक है। इलुविएशन से इलुविएशन से इलुविएशन, आई होप समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी हद तक वो इफेक्ट करती है कि कितनी लीचिंग होगी। अब ज़्यादा अगर किसी सॉइल की लीचिंग हो जाती है ना, तो वो एसिडिक हो जाती है, वो अम्लीय नेचर की हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें भी क्लाइमेट डिटरमाइन करता है। इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। टाइम, पहले रिलीफ देखते हैं, टाइम बाद में। इट अफेक्ट द सॉइल एक्यूमुलेशन एंड इरोजन। कैसे? जैसे कि ये पहाड़ है, ठीक, तो पहाड़ के ये वाला जो क्षेत्र है, जो ढलान है, तुमको क्या लगता है यहाँ जो मिट्टी होगी वो डीप होगी? क्या यहाँ की सॉइल डीप होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब भी बारिश होगी तो सॉइल के ऊपर की जो लेयर है, जो टॉप सॉइल है, वो बार 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 धुल जाएगी। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा डेप्थ आपको नहीं मिलेगी, उतना ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी नहीं मिलेगी। तो मिलेगी कहाँ पर? ये इसको बोलते हैं कॉलोवियल। कॉलोवियल सॉइल वो होती है जो गिरिपद यानी माउंटेन के एकदम फुट में देखने को मिलेगी, क्योंकि ऊपर से जितना टॉप सॉइल है वो सब यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएगा, वो यहाँ पे आके पूरा इकट्ठा हो जाएगा, कॉलोवियल, ठीक। और इस तरीके से रिलीफ यानी कि स्थलाकृति वो इफेक्ट करेगी सॉयल फॉर्मेशन को, कि यहाँ पर आप देखो सॉयल फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन, और माउंटेन क्या कर रहा है, ये स्टीप स्लोप से जब पानी यहाँ पर गिरता है तो ऊपर की जो टॉप सॉयल होती है वो आके यहाँ पे डिपॉजिट होती रहती है। तो इस तरीके से रिलीफ यानी स्थलाकृति सॉयल अकोमुलेशन और इरोजन को इफेक्ट कर रही है। और तीसरा है, और सॉरी पांचवा है, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आ जाते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाते हैं जैसे आपके अर्थवॉर्म्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये सब भी सॉयल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा क्या करता है, आपने सुना होगा अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं ना, किसान का दोस्त बोलते हैं, क्योंकि वो सॉयल को और फर्टाइल बनाता है। उस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को थोड़ा सा क्या करता है, सॉरी रेट ऑफ विदरिंग को या फिर हम बोल सकते हैं और थोड़ा सा फास्ट करने में हेल्प करता है बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर आपको याद हो वेदरिंग में हमने बायोलॉजिकल वेदरिंग भी पढ़ी थी, तो यहाँ पर भी बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉयल लेयर्स। ये मिट्टी की परतों की मोटाई को निर्धारित करता है टाइम। ज़्यादा टाइम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ सब आपको देखने को मिलेगी एलुवियल सॉयल। अभी देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। अब उस जलोढ़ मिट्टी में खासियत क्या है कि वो बहुत यंग सॉयल है। क्योंकि यंग सॉयल है तो उसमें डीप डीप आपको डिफरेंट हॉराइजन्स देखने को नहीं मिलेंगे, और उतनी ज़्यादा थिक नहीं होगी वो। क्यों? क्योंकि वो अभी यंग है, उसको अभी इतना टाइम नहीं हुआ। जब टाइम हो जाएगा तो वो भी थिक हो जाएगी। तो टाइम डिटरमाइंस दी थिकनेस ऑफ दी सॉइल। जैसे कि पेरेंट रॉक, उसके कलर और टेक्सचर, जैसे कोई अगर मिट्टी लाल है तो वो क्यों होगी? क्योंकि उसकी जो जिस चट्टान से बनी है वो लाल होगी, ठीक है। तो पेरेंट रॉक कलर और टेक्सचर को डिटरमाइन कर रहा है। उसी तरीके से टाइम थिकनेस ऑफ सॉइल जो लेयर्स हैं उसको डिटरमाइन कर रहा है। रिलीफ, एक्यूमुलेशन और इरोजन। देखो यहाँ पर इरोजन हो रहा है और यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है। जहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है दैट इज कोलुवियल सॉइल, उसको बोल देते हैं, ओके। तो ये 5 फैक्टर्स याद रखने हैं। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी का ध्यान रखना कोई रोल नहीं होता है सॉइल फॉर्मेशन में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है तो वो यहाँ पर इसी तरीके से सवाल देता है कि ऑप्शन दे देगा और उसमें एक होगा ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन फैक्टर नहीं होता है। ह्यूमन कल्टिवेशन नहीं पढ़ा है शुभम पांडे भाई, शुभम को समझाइए यार आप लोग, मैं तो अब बोलने से रहा कुछ, ठीक है। तो ICR पे आते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इसकी टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आ रही, इसकी टेक्नीशियन की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, ठीक है, 10th पास्ट। लेकिन खैर, तो 8 तरह की यहाँ पर सॉइल, जितनी भी भारत में मिट्टियाँ हैं उनको 8 टाइप में कैटेगराइज किया है ICAR ने। Soils can be divided into certain types on the basis of factors responsible for soil formation: color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. Alright, तो सॉयल के बारे में ध्यान रखना है। 8 टाइप्स में कैटेगराइज हैं। इंडिया की बात करें, किसने किया? ICAR ने। ये 8 कैटेगरीज ये हैं। एलुवियल यानी कि जलोढ़, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मार्ची और पीटी यानी दलदली मिट्टी, सेलाइन और एल्कलाइन, और आपकी एरिड, ठीक है, एरिड सॉइल यानी कि शुष्क मिट्टी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़े।
एक एक करके मिट्टी के बारे में डिटेल में अब जानेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसा रटना नहीं, वो अपने आप ही रट जाएगा क्लास के अंत होते होते, ठीक है। चलो, तो ये 8 मिट्टी इनको मैप पे दिखाया, लेकिन कोई लोड लेने वाली बात नहीं, पहले हम एक एक करके देखेंगे, फिर से वापस मैप पे आएंगे। सबसे पहले आते हैं एलुवियल सॉइल में, जलोढ़ मिट्टी में। अब आप 4 पॉइंट लिखें, बिल्कुल कुछ मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो। और मैं आपसे अगर बोलूँ, ठीक है, आप आंखें बंद करो अपनी, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ आंखें बंद करो सभी लोग, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये मिट्टी तुमको वहाँ वहाँ पे देखने को, दिस सॉयल इज डिपॉजिटेड बाई रिवर्स। ध्यान सुनो, दिस सॉयल इज डिपॉजिटेड बाई रिवर्स। तो इमेजिन करो मैप ऑफ इंडिया को, इमेजिन करो और सोचो कहाँ कहाँ मिट्टी होगी है, जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये मिट्टी, ये रिवर की डिपोजिशन की वजह से बनती है। तुमने अपने दिमाग में लाया, अच्छा हिमालयन रिवर्स हैं, वो इंडस है, वो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, अच्छा ठीक है ऊपर होंगे, और नीचे वो पेनिनसुलर रिवर है, तो पेनिनसुलर रिवर में होगी बोलिए सर। लेकिन फिर मैं वहीं पे तुमको ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, नीचे जब तुम पेनिनसुलर इंडिया में आ रहे हो तो तुम एक चीज़ को इमेजिन करो, और इमेजिन क्या करो, जो तुम्हें पता है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिर स्पेसिफिकली स्पीकिंग डेक्कन प्लेट्यू है, वो ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, झुका हुआ है। तो क्या वहाँ पे समतल मैदान होगा? पहली बात तो वो सर एक प्लेट्यू है, वो उठा हुआ भाग है, प्लस वो टिल्टेड है, झुका हुआ है। तो इसीलिए अब आंखें खोलो तुम साजन, आंखें खोलो, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो तुमको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, लेकिन तुमको यहाँ एलुवियल सॉइल देखने को नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ये प्लेट्यू है, प्लेन लैंड नहीं है, और ये झुका हुआ इधर की तरफ, तो यहाँ पर कोई डिपोजिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि समतल ज़मीन चाहिए तभी डिपोजिशन हो पाएगा, फैलाव भी हो पाएगा उसका, ठीक है, डिपॉजिट भी हो पाएगी वहाँ पे, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ जो इन रिवर के जो डेल्टा बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ब्राह्मणी, बैतरानी, महानदी, ठीक, देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये आपको जो रिवर के डेल्टा हैं वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी, लेकिन इनके पूरे रास्ते में नहीं देखने को मिलेगी जैसे यहाँ मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ये प्लेट्यू है, अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड है, जिसका एलिवेशन कितना है, लगभग 600 मीटर के आसपास, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एलुवियल सॉइल, एंड दिस इज क्रिएटेड बाय, वी हैव स्टडीड इट कि द नदर्न प्लेन्स आर क्रिएटेड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर्स इन द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। सो इट इज़ फाउंड इन द नदर्न प्लेन्स यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड डेल्टाज ऑफ पेनिनसुलर रिवर. It is formed due to deposition of 3 important Himalayan river system. These and alluvial soil is found in eastern coastal plains. डेल्टा वो तो हमने देख ही लिया। ये ध्यान रखना है, इसकी यंग प्रोफाइल होती है। यंग प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि उसमें हॉराइजन्स की कमी है, ठीक है, वीकली डेवलप्ड हॉराइजन्स, या फिर हॉराइजन्स की कमी होगी, लैक ऑफ हॉराइजन्स होगा, ठीक है। तो यंग सॉइल की एक खासियत होती है, और वो अपनी रॉक की प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, क्योंकि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है उसको बने हुए, तो अपनी रॉक की प्रॉपर्टी जिससे वो बनी वो बहुत मेल खाती है। उसे इट इज़ रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फॉस्फोरस। दिस इज़ अ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट एलुवियल सॉइल के रिस्पेक्ट में। ये पोटैश में रिच होती है और फॉस्फोरस में पुअर होती है। इवन मैं आपको और ध्यान रखना, पुअर इन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर, वही मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ऑर्गेनिक मैटर। इवन आपकी जितनी भी सॉयल हैं इंडिया में, जितनी भी सॉयल है इंडिया में, आप देखोगे मोस्टली में आपको फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी मिलेगी। मतलब ये है कि तुम इसको रट्टा मार लो, हर सॉइल के लिए, हर सॉइल के लिए तुम रट्टा मार लो, ह्यूमस तो है ही नहीं, ठीक है, ह्यूमस तो है ही नहीं। और फॉस्फोरस की रही बात, तो जो फॉस्फोरस है ये भी आपको ऑलमोस्ट सारी सॉइल में लैक ही मिलेगा। रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस। अब कन्फ्यूज़न हो जाएगा पोटैश और फॉस्फोरस में, तो ऐसे याद कर लो, माचिस की तीलियों में फॉस्फोरस होता है, तो ऐसे इमेजिन कर लो तुम कि अगर फॉस्फोरस हमारी मिट्टी में होता है, एलुवियल सॉइल में अगर होता है, क्योंकि एलुवियल सॉइल की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। लगभग 40% ऑफ एरिया ये कवर करती है, भारत का 40% हिस्सा है एलुवियल सॉइल से। तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पर फिर हमें माचिस खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़ती, हम तो सीधे मिट्टी से ही फॉस्फोरस, मतलब ऐसा इमेजिन कर लो, ठीक है। तो हम सीधे माचिस मतलब फॉस्फोरस उठाते हैं मिट्टी से और जला लेते हैं। तो ऐसे याद करो, क्योंकि हम पुअर हैं फॉस्फोरस में, यानी एलुवियल सॉइल, इसलिए ऐसा हमें माचिस खरीदनी पड़ती है, ठीक है। सैंड कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ द प्लेन्स। सैंड कंटेंट क्या है? सैंड कंटेंट अभी ये बताया था आपको, ये सैंड कंटेंट का मतलब है कि ग्रेन साइज मोटा मोटा, ग्रेन साइज मोटा मोटा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रेन साइज इज लार्जेस्ट, ठीक है, ग्रेन साइज इज
लार्जेस्ट। तो ये इतना ग्रेन साइज मोटा होता है, बड़ा होता है कि वाटर यहाँ से जल्दी पर्कुलेट कर देता है, वो सब हमने देखा था। लेकिन अब ये देखो ये डिक्रीज क्यों करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, ये है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। अब यहाँ से आती हैं नदियाँ इस तरीके से, पूरा गंगा रिवर सिस्टम हमने देखा है इस तरीके से नदियाँ। तो नदियाँ सबसे पहले बड़ा ग्रेन साइज़ यहाँ डिपॉजिट करेंगे, फिर ग्रेन साइज़ छोटा होता जाएगा यहाँ पे, बड़ा बड़ा जो ग्रेन साइज़ है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसीलिए ग्रेन साइज़ डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, तो अब समझ में आया कि क्यों वो हम भूमिका बांध रहे थे। नहीं तो ये सैंड कंटेंट, ग्रेन साइज़ सब रटना पड़ता, सब ऊपर से जाता। अब चाहे मैं ह्यूमस बोलूँगा, ऑर्गेनिक मैटर बोलूँगा, डिफरेंट लेयर बोलूँगा, ठीक है, सैंड कंटेंट, ग्रेन साइज़ बोलूँगा, तो तुमको पल्ले पड़ेंगी चीज़ें। नहीं तो पल्ले ना पड़ती हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी देखा था शुरुआत में 2-3 लोग कि सर जल्दी करो जल्दी करो, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। हाँ, ग्रेन साइज मोटा है। और आपका बैच ठीक रहेगा एसएससी के लिए? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल पे आते हैं, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। तो यहाँ पर 2 तरह की जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, 2 तरह की एलुवियल सॉइल होती है, एक तो ओल्ड, एक न्यू, पुरानी और नई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नदन प्लेन्स जब हमने पढ़े थे, बट फिर भी। तो ये पुरानी होती है, इसको भांगर बोलते हैं, न्यू होती है खादर। जब ये इस तरीके से रिवर आती है, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसके पास वाला, ठीक है, ये हर बार रिन्यू होता रहता है। क्योंकि हर बार रिन्यू होता रहता है तो ये खादर कहलाता है। ये मोर सूटेबल होता है फॉर एग्रीकल्चर, ज़्यादा उपजाऊ होती है, मोर फर्टाइल होती है। इट्स कलर वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे से ऐश ग्रे इसका कलर वेरी करता है, तो ध्यान रखना है। और भांगर की अगर बात करेंगे तो भांगर थोड़ा सा यहाँ पर दूर है, तो ये हर साल रिन्यू नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इट इज़ पुअर फॉर एग्रीकल्चर। मतलब ऐसा नहीं कि सूटेबल है नहीं एग्रीकल्चर के लिए, है एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल, लेकिन उतना नहीं है जितना खादर है। तो याद कैसे रखोगे? खाद है इसमें, इसलिए ये ज़्यादा सूटेबल है, ये खाद है ना इसमें, इसलिए। बाकी पुअर इन ह्यूमस, नाइट्रोजन, वो तो खैर ये दोनों ही होंगी। दोनों में ही कैल्सेरियस कंसेंट्रेशन देखने को मिलेंगे कंकड़, लेकिन ध्यान रखना भंगड़ इज़ नोन फॉर कंकड़, भंगड़ इज़ नोन एज फॉर कंकड़, कंकड़ जिसमें ज़्यादा मात्रा होती है कैल्सीरियस कंसंट्रेशन की। ठीक, तो खादर क्या है? रिन्यू होती रहती है, रिन्यूज़ रिपीटेडली, लेकिन इसमें रिन्यूअल प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है भांगर में, तो इसीलिए उतनी ज़्यादा ये सूटेबल नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए। अब आते हैं ब्लैक सॉइल में, आ जाए काली मिट्टी पे, जल्दी बताओ। तो ये 3rd मोस्ट अबंडेंट सॉइल है इंडिया में अगर बात करें, ठीक है। सर क्यों कम होता है ह्यूमस इंडिया में? देखो, ह्यूमस का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए और उसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होना चाहिए कायदे का, राइट, ठीक है, तो ये होता है ऐसा। तो अब देखोगे यहाँ पे एलुवियल, पहले तो एलुवियल सॉइल पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीफ लिटर और ये सब प्लांट होता है, तो उतना ही अमाउंट का यहाँ पर ह्यूमस होता है, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो वीकली डेवलप्ड सॉइल है, प्लस यहाँ पर होता क्या है कि ह्यूमस आपको कहाँ देखने को मिलता है? ह्यूमस आपको वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे आपका लीफ लिटर ये सब होना भी चाहिए, जो ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, यानी कि प्लांट मटेरियल होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं होता ज़्यादा। यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि उसका डिकम्पोजिशन बड़ी जल्दी हो जाता है, तो ये कारण होता है। भूख लग रही है, 2 मिलियन फेस रील, अच्छा वॉच। सर मयंक नाम याद कर लो, एक दिन AIR में आएगा बेटा। ये हरकतें छोड़ो पहले, अगर AIR बनना नहीं, ठीक है, AIR वन वाले डिनोरा नहीं पीटते हैं। ब्लैक सॉइल इज नोन एज रेगर, तो 3rd मोस्ट अबंडेंट सॉइल है आफ्टर एलुवियल एंड रेड एंड येलो। ब्लैक सॉइल, ब्लैक को रेगर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आइडियल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। सबसे पहली बात तो तुम्हें बता दूं, इसका ग्रेन साइज छोटा होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्लेई नेचर की सॉइल होगी। क्लेई नेचर की होगी, मतलब क्लेई नेचर, देखो इट इज़ क्लेई नेचर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल। अब फाइन मटेरियल अगर मैं तुम्हें ग्रेन साइज ना पढ़ाता तो तुमको समझ ना आता फाइन मटेरियल है क्या, राइट। तो ये है, और पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं ये बनती कैसे क्या। तो यहाँ पे मैप पे देखो, एक्चुअल में ब्लैक जैसे एलुवियल सॉइल बनी थी रिवर के डिपोजिशन की वजह से, नदियों के डिपोजिशन की वजह से। ब्लैक सॉइल बनी है ये वॉल्कनिक ओरिजिन की है, वॉल्कनिक ओरिजिन। अब तुम ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो, इवन पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ाते वक्त भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी में बताया था कि यहाँ पर किस किस तरीके से कैसी वॉल्कनिक एक्टिविटी हुई थी।
कहाँ से यहाँ पर लावा इकट्ठा हुआ था, बताया था, याद करो, रीयूनियन हॉटस्पॉट से जब ये निकल के आई थी इंडियन प्लेट, तो यहाँ पर फिशर वॉल्केनिज्म हुआ था, मतलब वॉल्केनो पूरी तरह फैल गया था। और फैला क्यों था? क्योंकि वो बसाल्टिक था, बसाल्टिक नेचर का था। बसाल्टिक कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, जो गाढ़ा नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लैक सॉयल है ये वॉल्कनिक ओरिजिन की है। और कहाँ मिलेगी? तो जहाँ पर आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, जहाँ पर फ्लड बसाल्ट प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। तो अगर आपको पता है कि कहाँ पर वॉल्कनिक एक्टिव हुई थी, कहाँ है डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जहाँ पर वॉल्कनिक एक्टिविटी हुई थी, तो वहीं वहीं ब्लैक सॉयल है। तो वहीं ब्लैक सॉयल है, तो मतलब आपका हो जाएगा डेक्कन ट्रैप्स, महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो एरिया है। और ये जो एरिया है एमपी का, मध्य प्रदेश का साउथ वेस्ट रीजन, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। और ये कॉटन के लिए बहुत अच्छी है। कॉटन के लिए क्यों अच्छी है ये? क्योंकि इसमें ग्रेन साइज इतना छोटा है कि वाटर को जल्दी परकोलेट नहीं करने देता है। तो क्या है कि जब बारिश वगैरह थोड़ी सी भी इसमें पानी पड़ा तो ये किसमें नमी बहुत होती है इस मिट्टी में, सूखती जल्दी नहीं, क्योंकि बहुत वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। फील करो हर चीज़ को, फील करो हर चीज़ को कि ब्लैक सॉयल है, ब्लैक सॉइल का ग्रेन साइज बहुत छोटा है, तो जल धारण क्षमता ज़्यादा होगी। कॉटन को वही रिक्वायर्ड होता है कि थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन रहे। लेकिन बाकी जो क्रॉप होती हैं, ठीक है, जैसे गेहूँ वगैरह, तो उनकी क्या जड़ें सड़ जाती हैं ऐसे, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहा तो वो इसमें थ्राइव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल की एक और खासियत है। खासियत उसकी ये है कि जब ये ड्राई होती है तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, और जब ये मॉइस्ट होती है तो स्टिकी हो जाती है। यानी कि जैसे कि मान लो कि गर्मियों के टाइम पे, दिन के टाइम पे, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे अगर हम बात करें तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि ड्राई बहुत है। और जब बारिश होगी तो ये सब जुड़ के बहुत ही स्टिकी चिपचिपी हो जाएंगी। तो इसको बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग कैरेक्टरिस्टिक। अपने ही आपसे खुद को जोत रही, एक तरीके से देखें तो कैसे कि भाई जब रिक्वायरमेंट है कि क्रैक डेवलप हो गया, कब? गर्मियों के टाइम पे जब एरिड कंडीशन है तो वाटर नीचे जा सकता है तुरंत, और जब वाटर पहले से ही है तो ये जुड़ जाएगा, स्टिकी हो जाएगी, सो दैट वाटर ज़्यादा ना जाए नीचे। तो सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको। इट डेवलप्स क्रैक्स व्हेन ड्राई एंड बिकम स्टिकी व्हेन मॉइस्ट। द सॉइल इज ऑल्सो इम्परमिएबल इन नेचर। इम्परमिएबल का मतलब वही होता है कि वाटर जल्दी से परकोलेट नहीं करता है, पानी आसानी से नीचे नहीं जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इम्परमिएबल। ये मतलब होता है इम्परमिएबल का। इट इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लाइम, एल्यूमिना, इन सब में क्या है, रिच होती है। पुअर किस में होती है? पुअर होती है अगेन वही ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फेट। तो जो फॉस्फोरस था उसमें पुअर, ह्यूमस में पुअर, जो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल चीज़ें हैं इंडियन सॉइल के लिए, और नाइट्रोजन की भी ज़्यादातर इंडियन सॉइल में कमी ही रहती है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ब्लैक सॉइल के बारे में, काली मिट्टी के बारे में? क्लियर। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, जैसे अगर जैसे एलुवियल सॉइल 40% इंडिया में, 40%, तो ये 18% में। फिर अगर इसकी बात करें ब्लैक सॉइल तो ये लगभग 15% में है। तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सॉइल इंडिया में रेड एंड येलो सॉइल है। अब ये रेड कलर की क्यों है? ये ब्लैक क्यों थी? क्योंकि वॉल्केनिक ओरिजिन की थी, इसलिए वो काली थी। ये लाल क्यों है? क्योंकि ये जिस चट्टान से बनी है, जिस रॉक से बनी है, वो कैसी है? वो मेटामॉर्फिक रॉक है, और वो रेड कलर की है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 ये क्या होती है? ये लाल कलर की होती है। डेवलप्स ऑन क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक्स स्पेशली इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल सच एज तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड पीडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। क्या है इसका मतलब? लो रेनफॉल एरिया, लो का मतलब ये नहीं कि एक्सट्रीमली लो वाली तो यहाँ आएंगी, यहाँ पे ऐसा नहीं बारिश नहीं होती। अब आप देखो, ये जो चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाल लाल, ये क्या है? वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट, यहाँ पे तो भयंकर रेनफॉल होती है। इसके ईस्टर्न साइड में क्या होती है? थोड़ी कम रेनफॉल होती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में कम बारिश होती है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका विंडवर्ड साइड नहीं है, ये लीवर्ड साइड है। ये विंडवर्ड साइड है तो यहाँ खूब बारिश होगी, यहाँ लीवर्ड साइड या फिर ऑफशोर साइड में उतना ज़्यादा रेन शैडो एरिया में बारिश नहीं होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। तो थोड़ी बहुत लेकिन कम मात्रा में होती है, वहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी, ये वाले इलाके में जहाँ पे रेड मार्क्ड है। अब रेड तो समझ में आ गया, येलो क्या है? येलो ये है क्या? ये पूरा नहीं, ये येलो नहीं है। वहीं पे येलो भी रहती है एक्चुअल में, अगर ये हाइड्रेट हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा बढ़ जाए, तो यही रेड सॉइल येलो में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यही रेड सॉइल जो है येलो में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हाइड्रेट हो जाएगी। तो अगर इसमें पानी पड़ जाएगा तो दिस विल टर्न येलोइश। तो भाई ये
क्यों है वो चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। ये क्यों रेड है वो समझ में आई, वो ये येलो क्यों हुई वो समझ में आई, क्योंकि ये हाइड्रेट कर गई इस वजह से। और कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। पीडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट का मतलब क्या है, ये वाला जोन है जो यहाँ पर, जहाँ बताया नहीं था तुमको, कॉलोवियल। कॉलोवियल का मतलब है जहाँ पे सॉइल का डिपोजिशन हो जाए, तो यहाँ कहीं पे देखने को मिलेगा, यानी कि पहाड़ के एकदम बेस पे, उसको बोलते हैं पीडमॉन्ट जोन। ओके, तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग लेके रख के चलेंगे कि कहाँ कहाँ पे रेनफॉल उतनी होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब आते हैं लेटराइट सॉइल पे। द नेम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर। ये शब्द लेटर शब्द से डिराइव हुआ, जिसका मतलब है ब्रिक। ब्रिक मतलब ईंटा, ईंटा, हाँ ईंटा, अद्धा, गुम्मा हमारे यहाँ बोलते हैं, गुम्मा। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि लेटर का मतलब होता है ब्रिक, और ये जो लेटराइट सॉइल होती है वो ब्रिक बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, ईंटा बनाने के लिए। क्यों होती है वो समझो। पहली बात तो लेटराइट जो सॉइल है इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। यह तीव्र निच्छालन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है। जब बहुत ज़्यादा निच्छालन प्रक्रिया होती है, बहुत इंटेंस लीचिंग होती है, तब जाके आपकी बनती है लेटराइट सॉइल। ध्यान से समझते रहना। लीचिंग कैसे होता है पीछे बताया था, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा जब पानी आएगा, तो वो जो ई लेयर है वो पेल येलो पड़ जाएगी, वहाँ से सब कुछ वॉश अवे होकर सब सॉइल बी लेयर में चला जाएगा। तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ पे ई लेयर एकदम डिस्टिंक्टली हमें देखने को मिलेगी, बहुत क्लियरली देखने को मिलेगी पेल येलो कलर की, हाँ। तो ये वैसे बनती है आपकी लीचिंग से। तो लीचिंग से बनती है, लीचिंग वहाँ होती है जहाँ बहुत बारिश होती है। तो भारत में कहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट में बारिश होती है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। प्लस जब रिट्रीटिंग मानसून होता है और साइक्लोन की वजह से यहाँ कुछ कुछ छोटे 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 पार्ट हैं जहाँ बारिश होती है साइक्लोन की वजह से। और आपको पता है ये जो आपका मेघालय प्लेट्यू है, यहाँ पर भी ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है, यहाँ पर अरेबियन सी, सर यहाँ पर स्ट्राइक करता है, लेकिन यहाँ पे तो आप हटा दो इसको, ठीक है, ये हटा दो आप। मेनली याद रखना केरला, कोस्टल कर्नाटक, सर्टन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड सर्टन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक, सर्टन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो कर्नाटक कोस्टल वाला, केरल, तमिलनाडु का सर्टेन पार्ट, एमपी में हटा दो, एमपी में तो उतना नहीं मिलेगी, ठीक है, एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम एंड मेघालय ऑल्सो, ठीक। अब ये इनफर्टाइल सॉइल होती है, ये इनफर्टाइल सॉइल होती है। क्यों इनफर्टाइल सॉइल होती है, इनफर्टाइल क्यों होती है, क्योंकि लीचिंग हो गई ना इंपॉर्टेंट मिनरल्स की, सिलिका वगैरह सब चला गया भाई। इसमें अगर मैं बात करूं, लीचिंग, सिलिका वगैरह सब चला गया। यूजुअली होता क्या है कि अगर थोड़ी बहुत बारिश हो तो चले जाते हैं, सिलिका बच जाता है, एटलीस्ट सिलिका बच जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सिलिका बच जाता है, अगर बहुत बारिश होती है तो सब चले जाते हैं और सिलिका बच जाता है। सिलिका क्या करता है, सिलिका सॉइल को एसिडिक बना देता है। ध्यान सुनना, अगर बारिश हुई ठीक ठाक तो सब ठीक ठाक, अगर बारिश हुई तो सब वॉश अवे हो जाएगा, और क्या बचेगा, सिलिका बचेगा, सॉइल एसिडिक होगी। लैटराइट में क्या होता है, इवन सिलिका भी वॉश अवे हो जाता है। तो यहाँ पर उतनी एसिडिक ये नहीं हो पाती लैटेराइट सॉइल की। अगर बात करूँ, एसिडिक थोड़ी तो होती है, लेकिन एसिडिक टू न्यूट्रल बोल सकता हूँ मैं, एसिडिक टू न्यूट्रल बोल सकता हूँ इसको मैं। अब ये इनफर्टाइल क्यों होती है, अभी बताया, सब कुछ तो वॉश अवे हो गया, कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो फर्टिलिटी आएगी कहाँ से। तो ये लैटेराइट सॉइल बहुत इनफर्टाइल नेचर की होती है। लेकिन कुछ यहाँ पर क्रॉप्स हैं जैसे कि कैशिव नट यानी कि काजू, टी एंड कॉफ़ी ये ग्रो कर जाती हैं। तो टी आपको पता है, टी गार्डन्स आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, प्लस ये दार्जिलिंग वगैरह यहाँ देखने को मिलेगा जहाँ बारिश खूब होती है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक। अब इसको ब्रिक क्यों, मतलब ब्रिक के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी बचा है, जैसे कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, ये सब बच जाते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि जैसे कि जब ये मिट्टी होती है तो इसको काटना बड़ा आसान होता है जब ईंटें कच्ची होती हैं, जब बनाई जाती हैं। और हल्का सा इसको एक्सपोजर दे दिया जाए अगर हवा को, हवा में अगर हल्का सा एक्सपोज कर दिया, इतनी ठोस हो जाती है, इतनी कठोर हो जाती है ये, इस प्रॉपर्टी के लिए वजह से इसको ब्रिक बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ जितने भी भारत में ब्रिक यूज़ होती हैं सब यहीं से लाई जाती हैं मिट्टी तक, नहीं, वो किसी भी सॉइल से बन सकती हैं, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा फेवरेबल होती है। लैटराइट सॉइल इज़ कंसिडर्ड एज डीप रेड सॉइल।
ये ध्यान रखना, इसका कलर भी लाल होता है लैटेराइट सॉइल का, लेकिन उससे अलग कैसे होती है हमने देखा, क्योंकि वो मेटामॉर्फिक रॉक से बन रही है और उसमें उतना ज़्यादा लीचिंग नहीं हुई है। लेकिन ये जिस रॉक से बन रही है उसमें भयंकर लीचिंग हुई है, इंपॉर्टेंट मिनरल सब चले गए हैं। तो लैटेराइट सॉइल इस तरीके से बनती है। और किस के लिए इंपॉर्टेंट होती है? कैशियम नट के लिए, टी के लिए एंड कॉफ़ी के लिए। 3 चीज़ों के लिए आपको ध्यान में रखना है लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट मृदा को। यहीं पे एक प्रोसेस पढ़ाना चाहूँगा तुम्हें, दैट इज़ पॉडसोलाइजेशन। कल जब एमसीक्यू कर रहे थे तब हमने देखा था पॉडसोलाइजेशन। ये जो हमने पढ़ा अभी लीचिंग, वही है ये। जैसे लैटेराइट सॉइल है ना, लैटेराइट लीचिंग से बनी, ये भी वैसे ही बनती है। लेकिन ये कहाँ बनती है? ये बनती है कोल्ड, ठंडे इलाकों में, जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ बनती है। लैटेराइट सॉइल कहाँ पे मिल रही है? ये ठंडा इलाका, ये गर्म इलाका, हॉट एंड ह्यूमिड। लेटराइजेशन, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, लेटराइजेशन जिससे लेटराइट सॉइल बनती है उस प्रोसेस को बोलते हैं लेटराइजेशन। लीचिंग ही है, लेकिन लेटराइजेशन इसलिए बोल रहे हैं ताकि पॉडसोलाइजेशन से इसको अलग हम बता सके कि ये होता है हॉट एंड ह्यूमिड एरिया में। इसमें सब कुछ वॉश अवे हो जाता है, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड में बारिश तगड़ी होती है। पॉडसोलाइजेशन का वो एरिया जहाँ बारिश होती है लेकिन इतनी तगड़ी नहीं होती है लेटराइजेशन। लीचिंग होता है लेकिन इतना भयंकर भी लीचिंग नहीं होता है कि लेटराइजेशन जैसा लीचिंग हो जाए कि सिलिका भी चला गया। यहाँ पर सिलिका बच जाता है, सिलिका रिमेन्स। और सिलिका अगर रिमेन हो गया तो सॉइल जो है एसिडिक नेचर की हो जाएगी। यहाँ पर सिलिका भी बहुत ही कम बचता है, वो भी वॉश अवे हो जाता है, तो सॉइल भी एसिडिक टू न्यूट्रल साइड में ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्लियर? और अगर मान लो इस तरीके से पूछ ले कि एसिडिक सॉइल को ट्रीट कैसे किया जाता है, हाँ, अगर ये सवाल पूछ ले कि एसिडिक सॉइल को ट्रीट कैसे किया जाता है, ट्रीट मतलब इसकी एसिडिटी ख़त्म कैसे करी जाती है, तो ध्यान रखना लाइम डाल के। अब लाइम में तुम क्विक लाइम भी डाल सकते हो, CaO, या स्लेक्ड लाइम भी डाल सकते हो, या कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि सॉइल कितनी ज़्यादा एसिडिक है। थोड़ी बहुत एसिडिक है तो क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम में काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो लाइम स्टोन आपको डालना पड़ेगा, कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। लेकिन सॉइल, एसिडिक सॉइल लाइम से ट्रीट होती है। अब इसके मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि होता ही है कि इसमें सॉइल एसिडिक जो होती है उसमें H+ आयंस और ये सब बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हाइड्रोजन आयंस। तो ये जब हम लाइम डालते हैं तो कैल्शियम क्या करता है, इसको H2 के फॉर्म में रिलीज़ कर देता है। ऐसे ही CO2 वगैरह इसके फॉर्म में जो अदर चीज़ें होती हैं उनको रिलीज़ कर देता है, तो इसमें H+ आयंस होते हैं। ह्यूमस जो अभी पढ़ रहे थे, ह्यूमस पीछे ऑर्गेनिक मैटर, उसमें नेगेटिव आयंस होते हैं। तो वो पॉजिटिव आयंस जो कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सबको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो सॉइल को अच्छा बनाता है। एक चीज़ को ध्यान में रखना, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ फर्जी में नहीं बता रहा हूँ। अभी जब सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा, खुद जब सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों बता रहे थे और कितनी आसानी से सवाल हो रहे हैं, नहीं तो फिर रट्टा मारना पड़ता। तो जिस सॉइल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम होगा ना, वो बेसिक नेचर की होगी सॉइल। कैसी होगी? वो बेसिक नेचर की होगी। और जिसमें मान लो कि तुम एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब हैं, ये सिलिका, तो वो एसिडिक नेचर की होगी। वो आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका एसिडिक नेचर की होगी। वो ये चीज़ ध्यान में रखना। तुम एक याद कर लो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जिसमें होगा वो बेसिक नेचर की सॉइल होगी वो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं, एरिड सॉइल पे आते हैं। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। कलर उतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जितनी हमने 4 मिट्टी पढ़ी, जलोढ़, काली, लाल और ये लैटेराइट, ये सबसे 4 इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो एलुवियल कितना % एरिया कवर करके रखी? 40%। रेड एंड येलो 18, ब्लैक 15, ये कितना? 10। कौन? लैटेराइट की बात कर रहा हूँ, 10% लगभग। तो अगर आप देखोगे तो 60, 70, 75, 85, 83, 83% तो उन्होंने कवर करके रखा है। तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। इनको भी थोड़ा बहुत देखना है हमें, एरिड वगैरह को भी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। इट इज़ जनरली सैंडी इन नेचर। सैंडी इन नेचर का मतलब समझ गया? अगर ना बताते ग्रेन साइज समझ में आता कुछ? सैंडी का मतलब क्या है? सैंडी तो वो एक दोस्त है संदीप, उसको बुलाते हैं सैंडी। ये क्या है सैंडी? सैंडी का मतलब ये है कि ग्रेन साइज मोटा है। ग्रेन साइज मोटा है मतलब वो जल धारण क्षमता कम है। जल धारण क्षमता कम है मतलब सॉइल उतनी फर्टाइल नहीं होगी। सेलाइन नेचर की होती थोड़ी बहुत, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से। बट मेन ये है कि आपको डेजर्ट में देखने को मिलेगी जहाँ बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, एकदम ही शुष्क होती, एकदम ही ड्राई होती, जरा सा भी मॉइस्चर नहीं होता है इसमें।
जरा सा भी मॉइस्चर देखने को नहीं मिलता है एरिड में। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट भी नीचे नहीं जा पाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़? तो वाटर उतना ज़्यादा नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि कंकड़ की वहाँ पर पूरी लेयर बनी हुई है, इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज मार्शी और पीटी, दलदली मिट्टी है ये। मार्शी और पीटी सॉइल इज प्राइमरली फाउंड कहाँ दलदल होगा? तो जो पूरा हमारा तटीय इलाका है, जो पूरा कोस्टल इलाका है, यहाँ पर दलदली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। मार्शी और पीटी सॉइल देखने को मिलेगी। इज प्राइमरली फाउंड इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ सब आपको देखने को मिलेगी। अब मार्शी पीटी सॉइल में होता क्या है, ह्यूमस तो खूब होता है, ह्यूमस खूब होता है, डिकम्पोजिशन भी ठीक ठाक होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। लेकिन दिक्कत, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें गिर रही हैं, पानी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, तो खूब यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। लेकिन होता यह कि ऐसी वाटर लॉग्ड कंडीशन होती हैं। वाटर लॉग्ड का मतलब ये है दलदलीय कंडीशन होती है, जिसकी वजह से रूट्स को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी भरा हुआ है। तभी यहाँ पर आपको मैनग्रूव्स देखने को मिलते हैं, और मैनग्रूव्स की रूट्स न्यूमैटोफोर्स होती हैं, याद करो, यानी कि लिविंग रूट्स होती हैं, यानी वो ऊपर आ जाती हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, हर कोई तो ऊपर आ नहीं पाता है, जिसकी औकात होती है ऊपर आने की वही वहाँ पर सर्वाइव कर पाता है। जैसे कि आपके डेजर्ट्स में जैसे बबूल वगैरह ही सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उन्हीं की औकात है कि वो पत्तियों को कांटों में तब्दील कर सकें। तो हर किसी की जिसकी जिस हिसाब से औकात है वो वहीं पे रहेगा। इट इज़ ऑल्सो सीन इन रीजन्स ऑफ हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। देन डेजर्ट सॉइल पे आएंगे। डेजर्ट सॉइल इज ड्राई एरिड सॉइल, एक सेकेंड रुको, ठीक है। डेजर्ट सॉइल इज ड्राई सैंडी लो इन ऑर्गेनिक मैटर। इट इज़ सीन इन एक्सट्रीमली एरिड लो रेनफॉल एरियाज। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि डेजर्ट और एरिड में आप कंफ्यूज हो रहा होगा, एक्चुअल में ज़्यादा कोई अंतर है भी नहीं। यहाँ पे होना चाहिए था कायदे से, जिसको कि हम बोलते हैं सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल क्या होती है? सलाइन वो होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्ट कंटेंट हाई होता है। सॉल्ट कंटेंट दो कारणों की वजह से हाई हो सकता है। पहला तो ओशन के एक्सेस से समुद्र का बहुत प्रभाव है, कि भाई तट में क्या हो रहा है, समुद्र की लहरें आ रही हैं, समुद्र का पानी लेके आ रही हैं, तो इस वजह से हो गया सॉल्ट। दूसरा, रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज़्यादा है देन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी नहीं है। तुम देखो एरिड में क्या था, बिल्कुल ही पानी नहीं था, मिट्टी एकदम सूख गई थी, बिल्कुल ही पानी नहीं था। यहाँ पानी है तो, लेकिन रेट ऑफ इवापोरेशन इतना ज़्यादा है कि जो पानी जो भी सॉइल से क्या करता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स को मिला के ऊपर ले आता है। जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स रहते हैं पानी में वो वहीं रह जाएंगे, और पानी वाष्पित हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा ऊपर, और जो मिनरल है वो वही सॉइल में रह जाएंगे, मिट्टी में रह जाएंगे। तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसमें सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल एल्कलाइन नेचर की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसी सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। एल्कलाइन या फिर सेलाइन सॉइल को ट्रीट करने के लिए जिप्सम का यूज़ किया जाता है, विच इज़ नथिंग बट द कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड। ठीक है, तो डेजर्ट और एरिड वही है, तो अलग से कुछ याद करने की तुमको ज़रूरत नहीं है। डेजर्ट और एरिड वही सेम सॉइल है। मेन तुमको सेलाइन याद करनी है। सेलाइन मतलब जहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जो थोड़े से ड्राई एरिया है सर्टेन पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात वहाँ पे, और जहाँ पर सॉल्ट का एक्सेस हो, जहाँ पर समुद्र का एक्सेस हो, तो जो गुजरात वाले एरिया हैं या वेस्ट बंगाल के एरिया हैं जहाँ पर आपका ये समुद्र का पानी आ सकता है कोस्ट में, तट में, तो वहाँ पर बन जाएगी सेलाइन सॉइल। आखिरी है माउंटेन सॉइल। माउंटेन आपकी माउंटेनियस रीजन्स में देखने को मिलेगी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मोर एसिडिक। एसिडिक क्यों होगी ये सॉइल? क्यों होगी एसिडिक सॉइल? कारण बताओ। एसिडिक इसलिए होगी क्योंकि, ध्यान से सुनना, एसिडिक इसलिए होगी, एसिडिक कब हो रही थी? जब सारी चीज़ों की लीचिंग हो जा रही थी इंपॉर्टेंट सॉइल की। जैसे पॉड सोलाइजेशन पढ़ाया था, पॉड सोलाइजेशन में सॉइल एसिडिक थी, क्यों थी? ठंडा इलाका, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो जो आपका बारिश ज़्यादा होने की वजह से इंपॉर्टेंट मिनरल्स वॉश अवे हो गया था। इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई थी कि सिलिका भी वॉश अवे हो जाए, जो कि लेटराइजेशन में हो गया था। ठीक, तो यानी कि ये सॉइल अगर माउंटेन की एसिडिक है तो मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं पॉडसोलाइजेशन की तरफ संकेत दे रहा है। यानी कि जो हिमालय वाले क्षेत्र हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, या अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, तो क्या यहाँ पे आपको खूब ज़्यादा, जैसे कि हमने यहाँ पर कोयपन क्या पढ़ा था,
अरुणाचल में। DFC कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, तो जंगल है। अरुणाचल तो भाई सेकंड नंबर पे आता है, चाहे एरिया के टर्म्स में ले लो चाहे परसेंटेज के टर्म्स में ले लो, कल ही पढ़ाए थे जंगल के टर्म्स में, ठीक है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, तो यानी कि खूब ज़्यादा लीफ लिटर होगा, खूब वहाँ पर आपको प्लांट मटेरियल देखने को मिलेगा जो ह्यूमस बना देगा। और वहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन उतना भी हाई नहीं होगा क्योंकि इक्वेटर के उतना भी पास में नहीं है। तो मतलब ये है कि यहाँ की सॉइल थोड़ी सी एसिडिक नेचर की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बारिश तो तगड़ी हो ही रहेगी क्योंकि सीधे यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है, लेकिन उतना ज़्यादा रेट और ह्यूमस भी खूब होगा, लेकिन उतना ज़्यादा फास्ट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। तो ह्यूमस भी ठीक ठाक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और एसिडिक होगी सॉइल क्योंकि बारिश के ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स चले जाएंगे, लेकिन सिलिका बच जाएगा जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक होगी है। माउंटेन सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, क्यों रिच है अभी बताया। माउंटेन तो यहाँ भी हैं, लेकिन इन माउंटेनों की बात कर रहा हूँ, ये अरुणाचल साइड में या थोड़ा बहुत उत्तराखंड साइड में, ये माउंटेन को कंसिडर मत करना। तो सर मतलब ये है कि माउंटेन में फिर अच्छी खेती बाड़ी होनी चाहिए फिर तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? हिली टेरेन होता है। हिली टेरेन का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पे स्लोप में ढलानों में तो हो ही नहीं सकती है क्योंकि बड़ी जल्दी वो वॉश अवे हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक। और यहाँ पर उतना ज़्यादा प्लेन फ्लैट लैंड मिलती नहीं है, खासकर आप हिमाचल और उत्तराखंड जाओ में। अरुणाचल में तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन ये हिमाचल और उत्तराखंड वगैरह में तो बिल्कुल वो नहीं मिल पाता है। और जो थोड़ा बहुत ये है इलाका उसी में थोड़ा बहुत हो जाता है, और बाकी तो नहीं हो पाता है इसमें भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रेनफॉल की वजह से यहाँ पर जो थोड़ा सा ढलान इतना है, हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ढलान है कि वहाँ पर सॉयल जो टॉप लेयर होती है, टॉप सॉयल होती है, जो ए लेयर होती है वो टिक ही नहीं पाती है। तो माउंटेन की सॉयल है वो रिच होगी आपकी ऑर्गेनिक मैटर में, यानी ह्यूमस कंटेंट में थोड़ी बहुत, और एसिडिक नेचर की होगी। एसिडिक नेचर की साउथ इंडिया की नहीं, क्योंकि लेटराइजेशन होता है भैया, यहाँ पर होगा थोड़ा बहुत, आप बोल सकते हो पॉडसोलाइजेशन, यहाँ पे तो पूरा लेटराइजेशन ही हो जाता है। लोएस इज अ टाइप ऑफ सॉयल दैट कंसिस्ट ऑफ सिल्ट एंड डस्ट। लोएस हम पढ़ चुके हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हमने पढ़ा था, कहाँ पर विंड की वजह से क्रिएट होते हैं, ठीक। ये कुछ लिस्ट है मैक्रोन्यूट्रेंट और माइक्रोन्यूट्रेंट जो सॉयल को ज़रूरत होती है। याद कैसे रखना है? याद ऐसे रखना है कि मैक्रोन्यूट्रेंट वाले याद कर लो, माइक्रो अपने याद हो जाएगा। मैक्रो में आते हैं NPK, NPK याद करना है। NPK प्राइमरी फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। यूरिया वगैरह जो हम खाद डालते हैं उसमें ये यूज़ होते हैं। NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम। NPK सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है। काम अगस्त जैसे भी याद करना चाहो, लेकिन ये याद कर लो। बाकी तुम्हें कोई भी न्यूट्रिएंट लिख के दे देगा, अगर इसमें से नहीं है तो वो अपने आप माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ये क्या हो जाएंगे आपके? ये हैं आपके आवश्यक, हम बोल सकते हैं पोषक तत्व, प्रमुख पोषक तत्व। और ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वो NPK सल्फर कैल्शियम मैग्नीशियम, और जो सूक्ष्म है वो क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैग्नीशियम, सॉरी मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये सब है। मैग्नीशियम तो आपका मैक्रो में आएगा, ओके। और मैंने आपको बताया था जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम होता है, वो बेसिक नेचर की होती है। अब हम आज के सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ यू। पहले ये बताओ यहाँ तक का किसी का कोई डाउट तो नहीं है, देन इस पे आएंगे। एनीवन, एनी डाउट? NPK स्कैम, NPK स्कैम मतलब फुमडिस कैसे फॉर्म होते हैं? जो भी वेजिटेशन होता है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। वो इकट्ठा हो जाता है जो ऑर्गेनिक मैटर है सर्कुलर फॉर्म में, उसी को फुमडिस बोल देते हैं, जो लोकटक लेक में देखने को मिलता है। नो सर, ओके। आप क्या धान नहीं पीटा जा रहा है? वो घड़ी कट 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 हो रही, धान पीटा जा रहा है, वो घड़ी हो रही कट कट कट, धान पीटा जा। तो हाँ हम, अच्छा, कुरुक्षेत्र में देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि ऐसा नहीं कि लाल मिट्टी अगर यहाँ है तो पूरे भारत में कहीं लाल मिट्टी हो ही नहीं सकती। काली मिट्टी यहाँ है, जैसे हमें याद है, ठीक है, कि हमारे बगल में एक प्लॉट हुआ करता था, ठीक है, और उसमें कपास के 2-3 पेड़ लगे थे। हमें कपास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी उसी नेचर की थी, ठीक है। काली तो ऐसा नहीं कि हाँ हम तो यहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं, यूपी में सर कैसे काली मिट्टी आ गई, ठीक है। तो बाल की खाल उतनी निकालो जितना समझ में आए। कहीं थोड़ा बहुत अगर काली मिट्टी मिल गई, ये नहीं कि हम बोल देंगे कि यूपी में भी काली मिट्टी मिलती है,
ठीक है, मेजर जोग्राफिकल रीजन्स होते हैं, रील्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना है कि हाँ यहाँ पर मिलती है, थोड़ी बहुत कहीं मिल गई तो उससे हम ये नहीं बोल देंगे इस स्टेट में भी उस साल मिलती है। तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन है, जहाँ पर उसने जैसे हमने किया ना ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल, एलुवियल सॉयल, लैटेराइट सॉयल, है ना, एरिड सॉयल, माउंटेन सॉयल, वैसे इन्होंने एंटी सॉल, इंसेप्टी सॉल, अल्फी सॉल, एंडी सॉल, हिस्टोसॉल, वर्टी, ये सब इन्होंने कर दिया, ठीक है, जेली सॉल, इस तरीके का सॉल सॉल सॉल, जहाँ सॉल का मतलब है सॉयल। इस पर मैंने एसएससी में कभी सवाल नहीं देखा है, ठीक है, तो एसएससी वाले या तो इसको स्किप कर सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सीडीएस, सीएपीएफ और इसमें तो दबा के क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह पेपर में, सिविल सर्विसेज में दबा के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, रिपीटेडली आते हैं, तो ये हम उसके लिए देख रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद आखिरी टॉपिक है हमारा जिसमें सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन है, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ पे ये नहीं है इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया कि आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आप कोर एसएससी वाले हैं, आपको कोई लेना देना नहीं सीडीएस, सीएपीएफ से, ठीक है। अब न्यू पैटर्न में हो सकता है पूछ भी ले, बोल भी नहीं सकते, लेकिन अभी तक न्यू पैटर्न में भी जितने भी पेपर हुए हैं सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, स्टेनो, पूछा तो नहीं है। एक ऐसी सॉइल जिसमें कि कोई होराइजन ही नहीं है, नो होराइजन है, जो हमने देख रहे थे ना OABC, ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, एल्यूविएशन लेयर, सब सॉइल और वेदर्ड पेरेंट रॉक, कुछ है ही नहीं ज़्यादा, थोड़ा बहुत है। इंसेप्टी सॉइल रिसेंटली फॉर्म सॉइल, अभी अभी बनी है, दैट हैज़ वीकली और क्विकली डेवलप्ड होराइजन, वीकली डेवलप्ड है, ठीक है, यानी कि जैसे ई लेयर नहीं मिलेगा। इट कवर्स द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। किस सॉइल की बात कर रहा होगा बेटा, किस सॉइल की बात कर रहा होगा ये बात कर रहा होगा एलुवियल सॉइल की, एलुवियल सॉइल की, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी की। क्यों? क्योंकि ये वीकली डेवलप्ड होराइजन है यहाँ पे, बताया नहीं था तुम्हें, ई लेयर नहीं होता है, एलुविएशन लेयर आपको एलुवियल सॉइल में उतना देखने को नहीं मिलता है, वीकली, रिसेंट, यंग, कितना बताऊँ भाई, बताया था ना यंग सॉइल होती है, तो इंसेप्टी सॉइल को रख सकते हैं ना एलुवियल में, और एलुवियल सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है भारत का, तो इंसेप्टी सॉइल, एलुवियल सॉइल। वर्टी इन्वर्ट हो जाती है, तुम ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, तुम गेस करना, ठीक है, कौन सी सॉइल होगी। कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, पढ़ना नहीं, बस सुनो। वर्टिसॉल है, ठीक है, वर्टिसॉल क्या, वर्टी इनवर्टी शब्द से आया, इन्वर्ट हो जाना मतलब कि पलट जाना। पलट कौन सी सॉइल जाती है, जब जैसा मन आए क्रैक डेवलप कर लेगी, जब मन आए स्टिकी हो जाएगी, पलट लेगी खुद को, कौन होती है, काली मिट्टी, बस खत्म। क्ले रिच सॉइल होती है, तो तुमको क्या याद करने की जरूरत है ना, क्योंकि तुमको तो पता है ब्लैक सॉइल वॉल्केनिक ओरिजिन की होती, क्लेई नेचर की होती, क्लेई नेचर मतलब ग्रेन साइज छोटू छोटू होता है, फूल जाती है जब गीली हो जाती है, श्रिंक, याद करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम्हें वर्ट पलट जाती है, ब्लैक खत्म, ब्लैक की जो भी प्रॉपर्टी सभी समय चिपका दो, ठीक। तो इनसे एंटी में क्या था, आंटी जी में होराइजन ही नहीं था, इंसेप्टी में क्या था, वीकली डेवलप्ड होराइजन था, वर्टी में इन्वर्ट कर गया ब्लैक सॉइल। अल्फी सॉइल आर अ टाइप ऑफ सॉइल दैट आर रिच इन क्ले एंड मिनरल्स एंड आर फाउंड इन ह्यूमिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। अल्फी सॉइल ह्यूमिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में आपको देखने को मिल रही है, ये बहुत यहाँ ह्यूमिडिटी है, ठीक है, रिच है ये भी क्ले में, अल्फी सॉइल। अब आ जाओ ऑक्सीसॉल पे, ऑक्सीसॉल पे मत आओ, ऑक्सीसॉल, ठीक है, मैं हिस्टोसॉल, हिस्टोसॉल पे सबसे पहले आओ। एच से हिस्टोसॉल, एच से ह्यूमस, खत्म हो गया बस। हिस्टोसॉल्स आर soil that are made up of mostly of organic matter like peat and mud. They are found in wetland like, हमें तो याद करना ही नहीं है, ह्यूमस का मतलब ही ऑर्गेनिक मैटर होता है। और तुमको बताया था ये मार्शी और पीटी सॉइल में था ह्यूमस, क्योंकि लीफ लिटर वगैरह गिर रहा था, खूब गिर रहा था यहाँ पे, ठीक है, डिकम्पोजिशन भी ठीक ठाक हो रहा था क्योंकि दलदली कंडीशन। लेकिन होता यह है कि यहाँ पर उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर फ्लरिश नहीं कर पाता है, जैसे धान वान की खेती तो हो जाएगी ठीक ठाक क्योंकि उनको दलदली क्षेत्र चाहिए, लेकिन बाकी जड़ें सड़ जाएंगी यहाँ पे फिर, तो इसलिए नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ खूब ह्यूमस कंटेंट होता है, यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर होता है। इट डेवलप्स इन वाटर लॉक्ड एरियाज विद हाई ऑर्गेनिक मैटर, दिखा है आपको। तो भैया हिस्टो एच, एच मतलब ह्यूमस, मतलब खत्म। जेली सॉल, जेल तुमने देखा हो, कोई चीज़ ऐसे ऐसे पिघली हुई है, फ्रिज में रख दो जम जाएगी, जेल बन जाएगी, फ्रिज में रख दो जम जाएगी, जेल बन जाएगी, हैं, बस खत्म हो गया। परमाफ्रॉस्ट, बर्फ जमी हुई है। ऑक्सीसॉल, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन सर, ऑक्सीडेशन क्या था, एक तरह की केमिकल वेदरिंग थी, याद करो, याद आया कुछ। वेदरिंग 3 तरह की थी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या था, फिजिकल में था क्या था, फिजिकल में याद करो, टेम्परेचर,
जिसमें टेम्परेचर का एक्सपेंशन हो रहा था, लोडिंग, याद आया, लोडिंग एंड अनलोडिंग, कुछ याद है, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन था, टेम्परेचर का एक्सपेंशन था, सॉल्ट वेदरिंग थी, एक्सफोलिएटेड डोम्स बन रहे, वो फिजिकल वेदरिंग। केमिकल में क्या था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन थे। तो ऑक्सीडेशन, वेदरिंग, तो ये क्या है, ऑक्सीसॉल्स आर हाईली वेदर्ड सॉइल्स दैट आर मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। हाईली वेदर्ड हैं, जैसे हाईली वेदर्ड में तुम रख सकते हो लेटेराइट को, बहुत वेदर्ड रॉक है ये, बहुत वेदर्ड है, बहुत वेदर्ड सॉइल है ये लेटेराइट, इसी का एग्जांपल तुम कंसिडर कर सकते हो। बहुत देख रहे हो, लाल लाल मिट्टी। खत्म हो गया, रिवाइज कर लें रिवाइज, बताओ, चलो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये तो अभी क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। हमने पढ़ा आंटी जी के पास तो कोई होराइजन ही नहीं है, ठीक है। इंसेप्टी के पास है, वीकली नई सॉइल है, वीकली डेवलप्ड होराइजन्स होंगे, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ठीक। एंटीसॉल, इंसेप्टीसॉल, देन वर्टीसॉल, वर्टीसॉल, वर्टी मतलब इन्वर्ट कर गई, ब्लैक सॉइल, क्रैक डेवलप हो जाते हैं जब ड्राई होती है और स्टिकी हो जाती है जब मॉइस्ट होती है ना, तो यानी कि ब्लैक सॉइल इसका एग्जांपल है। देन हिस्टोसॉल, हिस्टोसॉल मतलब एच से ह्यूमस, मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो बहुत होता है इस सॉइल में। अच्छा, फिर आपकी ऑक्सीसॉल, ऑक्सीसॉल मतलब ऑक्सीडेशन, बहुत ही वेदर्ड सॉइल होती है, बहुत ही वेदर्ड, हाईली वेदर्ड सॉइल होती है। देन जेलीसॉल, जेल मतलब जम जाती है, परमाफ्रॉस्ट। एक और होती है वैसे, उसको बोलते हैं, छोड़ दो, ठीक है, अल्फीसॉल उसको बोलते हैं, लेकिन छोड़ दो, इतना ही ठीक है आपके लिए, ठीक है, इतने में आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं अंडीसॉल होती है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर इतना भी पढ़ लिए तो भी, लेकिन अब क्योंकि पढ़ रहे हैं तो बता देते हैं। एंडीसॉल ये मेनली, बस इसमें वॉल्कनिक ऐश ध्यान रखना, वॉल्कनिक ऐश से बनती है बस, ओके। चलो अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज़ मृदा अपरदन किस तरीके से होता है, सॉइल इरोजन किस तरीके से होता है, एंड इसको कंजर्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मृदा आवरण का क्षरण और उसके बाद नीचे की ओर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। Denudation was a general term. Remember, dystrophism was a general term for all the endogenic processes happening in the Earth's surface, and denudation was a general term for all the exogenic process happening in the Earth's surface. अगर कोई चीज़ बन रही थी, लाइक डाइस्ट्रोफिज्म में क्या क्या पड़ा था, ओरोजेनिक, पहाड़ बन रहा है, एपिरोजेनिक, बाकी कोई अर्थ क्रस्ट का पार्ट बन रहा है, याद है आपको, ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, अर्थक्वेक, ये सब उसमें आ रहा था डाइस्ट्रोफिज्म में। डेन्यूडेशन में क्या आ रहा था, वेदरिंग, इरोजन, मास मूवमेंट, ये सब डेन्यूडेशन में। तो मतलब किसी चीज़ का क्षरण होना इज कॉल्ड एज डेन्यूडेशन। तो यहाँ पर वही हो रहा है, अपरदन हो रहा है। अपरदन दो तरीके से हो सकता है, या तो शीट इरोजन यानी परत के फॉर्म में मिट्टी जा सकती है, या अवनालिका के फॉर्म में गली इरोजन। कैसे, खूब भयंकर बारिश हुई, ऊपर की मिट्टी वॉश अवे हो गई, ऊपर की मिट्टी, हल्का सा स्लोप था, ढलान था, ऊपर की पूरी टॉप सॉइल वॉश अवे हो गई, पूरी चली गई, भयंकर, क्योंकि वहाँ पे था भयंकर पानी बरसा, वो वॉश अवे हो गया। जब धीरे धीरे ये शीट इरोजन होता रहेगा तो धीरे हल्की सी रिल बन जाएगी, बहुत छोटी सी ऐसे रिल सी बन जाएगी, ऐसे गली सी बन जाएगी, हल्की सी रिल सी बन जाएगी, गड्ढे से बन जाएंगे, वो गड्ढे डीप होते रहेंगे, ना सिर्फ डीप होंगे, चौड़े भी होते रहेंगे। वो जो रिल, हल्की से छोटी सी रिल जो बनती है, वो गली बन जाएगी, और गली इरोजन होने लगेगा। गली इरोजन के लिए कौन सी रिवर जानी जाती है, जरा कमेंट में बताइए। व्हेन टॉप सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे ड्यू टू हैवी, या फिर heavy shower, after heavy shower, it is a permanent process when surface water runoff cuts deeply into soil, removing it from the drainage lines. तो उसको बोलते हैं गली इरोजन, जिसके लिए कौन सी रिवर जानी जाती है, चंबल रिवर्स, जो रेवाइंस क्रिएट करके बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है। अब कंजर्व कैसे करेंगे, तो सर ये जो वॉश अवे हो गया, पूरी की पूरी परत चली गई, क्यों चली गई, क्योंकि इसको अगर मिट्टी को किसी ने होल्ड करके रखा होता, पकड़ के रखा होता टॉप सॉइल को, तो वो ना जाती छोड़ के, लेकिन उसको किसी ने पकड़ के ना रखा। अगर तुमने उसको पकड़ के रखा होता तो क्या वो छोड़ के जाती, ना जाती है,
लेकिन तुमने उसको पकड़ के नहीं रखा। पकड़ने की कोशिश तो करी, लेकिन जो सही पकड़ होती है, सही पकड़ होती है पैसे की, सही पकड़ होती है सक्सेस की, वो पकड़ जो है तुम्हारे ऊपर लैकिंग थी, तो वो छोड़ के चली गई, मतलब टॉप सॉयल छोड़ के चली गई। अब टॉप सॉयल छोड़ के चली गई तो तुम्हें क्या पकड़ बनानी होगी। तो पकड़ बनाने के लिए आप एक काम करो, पहली बात तो एफॉरेस्टेशन करो। एफॉरेस्टेशन सबसे बढ़िया मेथड है सॉयल कंजर्वेशन का, यानी कि आप जितना पेड़ लगाओगे तो मिट्टी को पकड़ के रखती है जड़। आपने देखा होगा जब गमले से मिट्टी कभी इस तरह के निकालो, गमला हटाओ, तो पूरा का पूरा गमले की शेप की मिट्टी निकल के आती, इतनी भयंकर जड़ ने पकड़ा होता है ऐसा। हाँ, तो फिर ये ऐसा होता है। देन यहाँ पर ये कुछ मेथड हैं, जैसे कि कॉन्टूअर बंडिंग बोलते हैं, फिर कॉन्टूअर प्लॉइंग बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये टेरेस फार्मिंग टाइप लगा दिया है, कॉन्टूअर बंडिंग तो नहीं है ये। होता क्या है कि जब यहाँ पे होगा आई थिंक, हाँ ये देखो, होता क्या है कि जब ढलान ऐसे ज़्यादा नहीं, हल्की सी ढलान होती है, ज़्यादा नहीं हल्की सी ढलान, तो बीच बीच में से बैरियर रख देते हैं, बैरियर बना देते हैं ऐसे कुछ, कि भाई मिट्टी एकदम से भयंकर वेलोसिटी में ट्रैवल ना कर सके, पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो सॉइल उतनी ज़्यादा, जो टॉप सॉइल है उतनी जल्दी से भागेगी नहीं आगे की ओर, धीरे धीरे जाएगी। तो अ लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर मार्जिनल स्लोपिंग, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्लोप है, ढलान है, एंड हिली लैंड वेयर द सॉइल प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट ऑफ द लाइन्स ऑफ स्टोन अलॉन्ग द नेचुरल राइजेस। तो पत्थर वगैरह और कुछ जो भी घास फूस वगैरह है वो रख दिया ताकि पानी का वेग कम किया जा सके, ठीक है, ये हो गया। देन आओ टेरेस फार्मिंग में। टेरेस फार्मिंग इसलिए आओ क्योंकि कभी कभी सिमिलैरिटी लगती है लेकिन अलग है। यहाँ पे क्या है, बैरियर बना रहे हैं पानी के वेग के लिए। टेरेस फार्मिंग में वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा, और यहाँ फार्मिंग तो ज़मीन में ही कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या है, टेरेस फार्मिंग में अब देख लो ऐसे सीढ़ियाँ बना रही, उन सीढ़ियों में ये देख लो, ठीक है, उन सीढ़ियों में क्या हो रही है, उन सीढ़ियों में हो रही है क्या, खेती हो रही है। दिस इज टेरेस फार्मिंग। मल्चिंग क्या है, मल्चिंग में सॉयल के मॉइस्चर को रोका जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये था कि सॉयल का जो इरोजन हो रहा था टॉप सॉयल का, क्योंकि पानी जोर से आ रहा था और बहा के ले जा रहा था, तो पानी को वेग को कम करने के लिए कॉन्टूअर बंडिंग या कॉन्टूअर बंड बोलते हैं, जो बीच बीच में ये हम बैरियर सकते हैं, कॉन्टूअर बैरियर। और ये कॉन्टूअर प्लाइंग हो गई। देन टेरेस फार्मिंग भी हम समझ गए। शेल्टर बेल्ट भी पहले समझ लेते हैं, आते ना आते मल्चिंग में। तो हवा की वजह से जो इरोजन होता है, जब बहुत हवा जोर की चलती है, याद करो है ना गर्मियों वगैरह में, तो टॉप सॉइल उड़ा के ले जाती है वो भी। तो उसको रोकने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं लाइन से, ऐसे बेल्ट बना देते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज, इट इन्वॉल्व्स प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज ऑन वन साइड ऑफ एन एरिया दैट प्रिवेंट्स द विंड फ्रॉम इरोडिंग द सॉइल। तो ये होती है आपकी शेल्टर बेल्ट, ओके। देन आ जाते हैं मल्चिंग पे। तो मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग इज़ फॉर मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर रोकने के लिए। तो जैसे जब फसल वगैरह कटती है जनरली, तो उसमें जो पराली बचती है, फिर नहीं भी बचती है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे ये दिख रहा है ये ऑर्गेनिक मैटर, थोड़ा पराली वगैरह घास फूस टाइप, उसको सॉइल के ऊपर रख दिया जाता है, सो दैट कि वो उसका मॉइस्चर बना रहे। सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में आएगा तो उसका मॉइस्चर चला जाएगा। तो ये वहाँ किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो उससे सॉइल का मॉइस्चर ना उड़ जाए, उसको रिटेन करने के लिए मल्चिंग करी जाती है। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द टॉप सॉइल विद प्लांट मटेरियल सच एज लीव्स, ग्रास, क्रॉप रेजिड्यू, घास, उन सब से ये इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो देन आ जाता है स्ट्रिप फार्मिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द फील्ड्स इनटू लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स एंड ऑल्टरनेटिंग क्रॉप्स इन अ रोटेशन सिस्टम। मतलब कि एक क्रॉप लगा दी, फिर दूसरे तरीके की क्रॉप लगा दी, फिर एक तरीके की, फिर दूसरे तरीके की, तो इस तरीके से लगा दी। ऐसे जैसे कॉन्टूअर बैरियर नहीं था थोड़ा उसी में, यहाँ पर क्या है, कॉन्टूअर बैरियर अलग से नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर उन्हीं क्रॉप को ही यूज़ कर रहे हैं एज बैरियर, क्योंकि एक बड़ी सी क्रॉप लगा दी, एक छोटी सी लगा दी, इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली कर लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रिप फार्मिंग, पट्टीदार खेती। लेक्चर का थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ख़त्म। अब आते हैं एमसीक्यू पोर्शन पे। एंड बाकी जिसको भी डाउट हो तो पूछ सकता है। एंड लेक्चर के अगर आपको नोट्स लेने हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, क्विजेज सारी कुछ एक्सेस चाहिए बैच का पूरा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर के अलावा जो बाकी चीज़ें होती है, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ कि भाई आप प्रैक्टिस के लिए, खुद से प्रैक्टिस के लिए लिटिल बॉय से कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक एज ऑफ नाउ इट इज़ दी बेस्ट बुक फॉर दी प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी एसएससी के भी मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ आपको यूपीएससी के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
और फैटमैन से तो आपको पता है ये आपके लिए एक हैंडमेड बुक हो जाएगी। जो भी चीज़ एक्स्ट्रा, जैसे आज के लेक्चर में जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा, ठीक है, तो वो आपको फैटमैन में जो भी चीज़ कहीं कहीं एक्स्ट्रा था तो वो आपको नोट करते चलना है, वो ऐड ऑन करते चलना है। तो आपका फैटमैन फिर एक कंप्लीट नोटबुक बन जाएगा। उसके बाद यू आर डन। आपको कुछ अलग से ना तो कोई बुक लेने की ज़रूरत है, ना तो नोट्स का प्रिंट आउट लेकर निकलवाने की ज़रूरत है कुछ, और ना ही फिर डिजिटल नोट्स रेफर करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप पूरा तरीके से फैटमैन पर रिलाई कर सकते हैं। ऑलराइट, लिटिल बॉयस आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ढेरों एमसीक्यूज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। देन बाकी अगर जिसको इंग्लिश और जी के दोनों का बैच लेना हो तो वो भी ले सकता है। परमार 4.0 कूपन कोड का यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पर डिस्काउंट है आपका, ठीक है, दोनों वाले में। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ऑलराइट, चलिए तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जाए। एमसीक्यूज़ चलो लेक्चर 21 पहला एमसीक्यू ये रहा, करिए। और भाई करना अब एमसीक्यू बैठ के। जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी है पूरी शुरू से अंत तक, अब क्वेश्चन करना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो हम लोगों ने लेवल ऑफ चीज़ें पढ़ी हैं जिस लेवल पे, उससे अब आप एसएससी छोड़ो, यूपीएससी के सीडीएस सीएपीएफ छोड़ो, सिविल सर्विसेज में भी कोई क्वेश्चन बनेगा वो भी आप बना लोगे। करो क्वेश्चन को, तुम समझ में आ जाएगा। नो होराइजन का मतलब ये है कि टॉप स्वेल होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बी ई कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ई बी कुछ ज़्यादा है ही नहीं वहाँ पर होराइजन्स, ठीक है। इंसेप्टिसॉल रिपीट, इंसेप्टिसॉल में वीकली डेवलप्ड होराइजन होते हैं, एंटीसॉल में होते ही नहीं है। आंध्रा वाले भी लिए आपके बुक? हाँ, आंध्रा में बहुत है। आंध्रा में तो काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं जहाँ पर फैटमैन को पढ़ाया जाता है बकायदे। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल भी मैंने देखे थे जहाँ पर फैटमैन के थ्रू करवाई जा रही है, और साउथ इंडिया में ज़्यादा है, वहाँ पर इसी के थ्रू ही, फैटमैन के थ्रू ही पढ़ाते हैं। कॉन्टूर बंडिंग क्या होता है? कॉन्टूर बंड में पत्थर घास फूस ऐसे लाइन बना के रख दिए जाते हैं ताकि पानी की वेलोसिटी को, वेग को कम किया जा सके। ऑक्सीसॉल में वेदरिंग क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वेदरिंग वाली कंडीशन ज़्यादा होती हैं। वेदरिंग क्यों होती है ये अगर आपको पता है कि वेदरिंग क्यों होती है, वेदरिंग के अलग अलग कारण होते हैं जो हमने देखे हैं। तो अगर वेदरिंग ज़्यादा हो गई तो ऑक्सीसॉल बन जाएगी। वेदरिंग क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वेदरिंग होने की कंडीशंस होती होंगी, ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता होगा, ज़्यादा वहाँ पर धूप पड़ती होगी, ज़्यादा अनलोडिंग एक्सपेंशन होता होगा। सिंपल सी बात है। होगी फैटमैन अपडेट, फैटमैन लिटिल बॉय का नेक्स्ट एडिशन अभी तुरंत तो नहीं आ रहा है, ठीक है। Humus, it is a dark colored amorphous substance. Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. पानी को होल्ड करके रखता है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई टाइम टाइम पे करके रखता है, स्पॉन्ज के तौर पे एक्ट करता है। फिर सीडीएस का फिर से क्वेश्चन लो। Which of the following statement with reference to saline soil is correct? They are rich in nitrogen. They occur in arid and semi-arid regions and in waterlogged and swampy area. Saline soil की बात हो रही है। saline soil इंडिया की कोई भी सॉइल हो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी रहेगी, ठीक। दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड एंड वाटर। तो क्या बताया था सलाइन में? क्या बताया था सलाइन में? दो कंडीशन दिखाई थी, दो कंडीशन लिखाई थी सलाइन में। देखो इसको, ये दिख रहा है कुछ? सलाइन सॉल्टी है, या तो समुद्र का पानी आ रहा है, वाटर लॉग्ड कंडीशन है, दलदली है, ठीक है, या इवेपोरेशन हो रहा है, रेट ऑफ प्रेसिपिट है तो, लेकिन रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है। रेट ऑफ इवेपोरेशन कहाँ होगा? एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, और वाटर लॉग्ड और स्वैम्पी जहाँ दलदली कंडीशन होगी। तो ये सही है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। क्योंकि जहाँ पर दलदली अगर होगा, पानी अगर जमा रहेगा, तो इवेपोरेशन अगर हो जाएगा, वहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन हो जाएगा, तो सिर्फ नमक ही बचेगा, सॉल्ट ही बचेगा। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइप ऑफ सॉइल, यूएसडीए वाला क्लासिफिकेशन है, ठीक, बाय द नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन सर्विस। अब ध्यान से करना है इसको, जियो साइंटिस्ट में 2025 पूछा। इट डेवलप्स इन पुअरली ड्रेन्ड एरियाज। पुअरली ड्रेन्ड एरियाज का मतलब समझा देता हूँ। जहाँ ग्रेन साइज छोटा छोटा होगा वहाँ पे वाटर उतनी जल्दी ड्रेन नहीं कर पाएगा नीचे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पुअरली ड्रेन से? ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पुअरली ड्रेन से? कि ग्रेन साइज इस सॉइल का छोटा छोटा है। पुअरली ड्रेन का मतलब ये होता है। एलुवियल सॉइल में क्या मोटा मोटा ग्रेन साइज है, तुरंत वाटर ड्रेन हो जाएगा, ठीक। छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, तो क्या ये मैं मार्क करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो एलुवियल है, उसमें तो मोटा मोटा होता है, एंटी भी नहीं होगा। इट इज़ लार्जली कंपोज्ड ऑफ स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल। स्लोली डिकम्पोजिंग प्लांट मटेरियल है, तो क्या इसमें ह्यूमस हाई होगा कि लो होगा?
हाई होगा। प्लांट मटेरियल का मतलब क्या है भैया? ह्यूमस। स्लोली फास्ट डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो ह्यूमस बचेगा ना। अगर प्लांट मटेरियल नहीं होगा तो ह्यूमस रहेगा ना। स्लोली डिकम्पोज हो रहा है, एच से ह्यूमस। एच से ह्यूमस। सर ये टुंड्रा रीजन में से टुंड्रा आपने तो बताया ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर होता है तो सॉइल अच्छी हो जाती है, अच्छा एग्रीकल्चर होता है। ये तो टुंड्रा है, कल ही पढ़ाए थे आप टुंड्रा। टुंड्रा मतलब 70 से 90 डिग्री। यहाँ पर तो एकदम कुछ होता जाता ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ मॉजेज और लाइचेंस होते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं होते। यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ पेड़ वेड़ उगते ही नहीं। तो आप कैसी बात कर रही है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसमें ह्यूमस भी है और ये टुंड्रा में भी है जो कि फर्टाइल नहीं होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमस होता है वो परमाफ्रॉस्ट रीजन होता है। पढ़ाए थे ह्यूमस हो सकता है, सारी चीज़ें पढ़ाए थे। अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों डेप्थ में लेके चले थे। अब जहाँ भी पढ़ाए ध्यान नहीं थे ना, कहाँ पे लिखवाया था, ठीक है? देख लो ये चीज़ कि ह्यूमस हो सकता है, लेकिन हो सकता है परमाफ्रॉस्ट हो, यहाँ पर बर्फ़ जमी हो। तो क्योंकि बर्फ़ जमी है तो जड़ नीचे तक तो जा ही नहीं पाएगी। पानी हवा मिल ही नहीं पाएगी उसको, ना हवा मिल पाएगी ना जड़ नीचे तक जा पाएगी। तो फिर कैसे बात बनेगी? तो क्योंकि परमाफ्रॉस्ट, ह्यूमस तो है लेकिन परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है? ब्लैक सॉइल हेल्प्स द रेनफेड क्रॉप्स टू सस्टेन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। काली मिट्टी वर्षा प्रधान फसलों को शुष्क मौसम में जीवित रहने में सहायता करती है। ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काली मिट्टी अत्यधिक दीर्घ समय तक नमी बनाए रख सकती है। CISF जो आपका ये लोअर डिवीजन क्लर्क नहीं है बेटा, ठीक है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम है ये, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। ये मत सोचना लोअर डिवीजन क्लर्क का, ये कायदे का क्वेश्चन है ये। Which of the following is true about the statement given above? तो ब्लैक सॉयल रेन फेड क्रॉप का मतलब वो क्रॉप होती हैं जो रेन पे, वर्षा पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती हैं, पूरी तरीके से रेन पे डिपेंडेंट होती हैं। तो बिल्कुल सही है। ब्लैक सॉयल इसलिए रीज़न, ठीक है, ये सही रीज़न है इसका, क्योंकि वो ब्लैक सॉयल जो है, काली मिट्टी, वो मॉइस्चर को रिटेन कर लेती है लंबे समय तक। तो पानी अगर नहीं भी बरसेगा तो भी उसका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पानी को होल्ड करके रखे हुए, क्योंकि उसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा है। सो बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। करो जरा NDA 2 2025। आसान नहीं है, ठीक है? आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए अब आसान है, ठीक है? तुम्हारे लिए आसान, बता तो रहे हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अब CDS CAPF NDA है ना, NDA को हल्के मत लेना कि 12th लेवल का है। UPSC लेता है पेपर, चाहे सिविल सर्विसेज हो, सबके बनेंगे क्वेश्चन अब। Which of the following statement with reference to soil forming process is or are correct? Translocation, enrichment, removal and transformation are different classes of soil forming processes. स्थानांतरण, संवर्धन, अपासरण, रूपांतरण। नहीं अंग्रेजी है, समझ में आ रहा? हिंदी में देख लो ठीक है? पेपर में भी ये होता है, हिंदी में भी होता है, पढ़ लो। स्थानांतरण, अपासरण, रूपांतरण। समझ नहीं आ रहा? दूसरा पढ़ो। इन ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण में फाइन पार्टिकल आर ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड बाई एल्यूविएशन एंड एक्यूमुलेट इन लोअर होराइजन बाई इलूविएशन। अब बताओ, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ई लेयर से बी लेयर में जाना, ई लेयर से बी लेयर में जाना, यही है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट करना एक लेयर से दूसरी लेयर में। कोई दिक्कत है इसमें? ई लेयर से ये क्या है? बी लेयर, सही है। और ट्रांसलोकेशन एनरिचमेंट यही सब होता है, आर सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। क्या गलत है इसमें? कोई डेटा, कोई फैक्ट नहीं है, डिफाइन कर रहा है। डेफिनेशन जनरली सही होती हैं। और फिर कौन सा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है ना कि किस तरीके से ट्रांसलोकेट होता है? ट्रांसलोकेट एनरिचमेंट, इसी तरीके से सॉइल बनती है। खत्म करो। ये तो वही सेम क्वेश्चन ही आ गया फिर से, मतलब सेम नहीं, सिमिलर है, लेकिन वही रेनफेड वही बहुत सही है दोनों। देख लो, जो क्वेश्चन ये है, ये होती PYQ की इंपॉर्टेंस, जो 2025 पूछा गया। ये सेम क्वेश्चन CAPF 2024 में आ चुका है कि ब्लैक सॉइल इज कंसिडर्ड सूटेबल फॉर ग्रोइंग रेनफेड क्रॉप। तो ना हो तो इसको यहाँ पे नोट कर लो। यहाँ पे लिखवाया भी तो था, आई थिंक मैंने, पता नहीं लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, लेकिन नहीं लिखवाया था तो नोट कर लो, ठीक है? नोट कर लो यहाँ पे। गुड फॉर ग्रोइंग रेन फेड क्रॉप्स। रेन फेड क्रॉप्स मतलब जो पूरी तरीके से रेन वाटर पे डिपेंडेंट होती हैं।
तो क्योंकि वो मॉइस्चर होल्ड कर सकती है लंबे समय तक, ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. वेयर डज पॉडसोलाइजेशन टेक्स प्लेस? बताओ. CAPO 2024. बन जाओ असिस्टेंट कमांडेंट, ले लो ज्वाइनिंग लेटर. RIP बंगाली मीडियम. अच्छा, कहाँ में होगा पॉडसोलाइजेशन? पॉडसोलाइजेशन लेटराइजेशन दोनों भाई बहन हैं, लेकिन लेटराइजेशन होता है हॉट ह्यूमिड में, ये होता है कहाँ पे? हाई ऑल्टीट्यूड, ठंडे इलाकों में होता है. ये एसिडिक होता है क्योंकि इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं होती कि सिलिका चला जाए, ठीक है. लेटराइजेशन में सिलिका भी उड़ जाता है, तो एसिडिक टू न्यूट्रल होता है, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल. यहाँ पे होता है लेटराइजेशन. सर कितने डीप जाने पर कॉन्सिलर होती है, ये भी पूछता है. नहीं, ये तो नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि वो सॉइल टू सॉइल डिपेंड करता है. जैसे मैं बात करूँ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है आपका ये ऑर्गेनिक लेयर, फिर ऐसे 4 से 5 टॉप सॉइल होता है, फिर ऐसे मतलब ऐसे विथ फ्यू सेंटीमीटर चलता है, हर लेयर कुछ सेंटीमीटर तक ही है. करिए क्वेश्चन को 8वां. बन जाइए असिस्टेंट कमांडेंट, ले लीजिए CSF में या CRP में. बताओ फर्स्ट प्रेफरेंस क्या लेना चाहोगे? क्यों भाई, जल्दी बताओ. लैटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज. लैटराइट सॉइल हिमालय में पाई जाती है. वाह. लैटराइट मतलब लीचिंग, लीचिंग मतलब भारी बारिश. हिमालय में भारी बारिश होती है. नहीं, भारी बारिश होती है. और क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए. लेटराइजेशन हॉट एंड ह्यूमिड इलाकों में होता है. बारिश तो मान भी लें अगर हो भी गई तो भी हॉट एंड ह्यूमिड कहाँ से लाओगे? ये बहुत फर्टाइल है. कहाँ फर्टाइल है? अरे बहुत फर्टाइल है. अरे कहाँ फर्टाइल है? कहाँ फर्टाइल है? सारी चीज़ें तो लीच हो गई, लिखवाए भी थे. 3 अपने आप सही हो गया. लाल कलर की होती है आयरन ऑक्साइड की वजह से. पुअर है नाइट्रोजन पोटाश, ये हुई ना बात. नाइट्रोजन है ना, पोटाश ऑर्गेनिक, ये सब कम ही होता है यहाँ. अगला लो. बन जाओ सेशन कमांडेंट 2021 में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स द सॉल्ट कंटेंट इज सो हाई दैट कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर इन सम एरियाज. यानी कि निम्नलिखित में से किस मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि कुछ क्षेत्र में लवण जल को वाष्पित करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है. नमक तक निकाल लेते हैं मिट्टी से. देख रहे हो ये है. क्या जलोढ़ में इतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होता है कि जलोढ़ से नमक निकालोगे? बताओ. लैटराइट से नमक निकालोगे? ये तो हो ही नहीं सकती है. या तुम 2 ही तरीके के सॉइल से निकाल सकते हो, या तो एरिड से या पीटी से. अब पीटी से कैसे नमक निकालोगे? दलदली वाले से कैसे नमक निकालोगे? दलदली क्षेत्र में जरीनी के रेट ऑफ इज ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द सलाइन वाटर. अब जैसे कि यहाँ पे सलाइन वाटर कहाँ कितना इवेपोरेट करके आप सॉल्ट निकालोगे? मैं ये बोल सकता हूँ ज़रूर, ठीक है, कि हाँ आपका डाउट आ सकता है पीटी एरिड में. पीटी कैसे वैसे आ सकता है? वैसे तो 2 ही में आपको सॉल्ट मिलेगा, तो सलाइन में या एरिड में. तो आंसर यहाँ पर एरिड होगा. पीटी का तो कैरेक्टरिस्टिक ये था कि ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे ठीक ठाक था, ठीक है, वाटर लॉक्ड कंडीशन थी यहाँ पर, ठीक है, तो एरिड होगा यहाँ पर, एरिड. ओके. अब काली मिट्टी के बारे में कौन सा गलत है? बन जाओ CBI में खुफिया जो है इंस्पेक्टर. रेगर सॉइल के नाम से जानते हैं, पढ़ाया था ना ये रेगर के नाम से. बेसिक सा फैक्टर, रेगर के नाम से जानते हैं इसको. यस. जनरली क्लेई नेचर की होती. इम्परमिएबल. परमिएबल का मतलब वाटर जल्दी परमिएट कर रहा है. इम्परमिएबल का मतलब क्योंकि ग्रेन साइज इतना छोटा है, क्लेई नेचर का, वाटर जल्दी परकुलेट नहीं कर पा रहा है. क्लेई एंड यस. इट स्वेल्स व्हेन वेट एंड श्रिंक. यस. इट कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. गलत. इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है, जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है. गलत. विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन. मृदा रचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कारक नहीं है? बन जाओ खुफिया विभाग में इंस्पेक्टर जल्दी से. क्या आंसर होगा? नॉट अ बेसिक. तो उन्हें 5 फैक्टर्स पढ़े थे. क्लाइमेट, बियोलॉजिकल एक्टिविटी, टाइम जो थिकनेस को डिटरमाइन कर रहा था, ह्यूमन एक्टिविटी नोट करके अलग से बताया था कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती फॉर द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. CDS के लिए बन जाओ लेफ्टिनेंट, सीधा लेफ्टिनेंट. दे कंटेन क्या है? सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है 3 और आपको बताना कौन सी है. मज़ा तो तब है जब एक स्टेटमेंट पढ़ के बता दो. समझे? कल मैं एक वीडियो देख रहा था, अगर मैंने तुम्हें फ़ोन किया रात में, क्या तुम मेरा फ़ोन उठाओगे? क्या तुम मेरा फ़ोन उठाओगे? हाँ सर उठाऊंगा. नहीं उठाना.
they contain a large proportion of sodium, potassium and magnesium and thus they are infertile. अब सोडियम बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, मतलब बेसिक है सॉइल। क्या तुमको लगता है पीटी सॉइल बेसिक नेचर की होगी? नहीं तुमको लगता है? पढ़ लेते हैं। दे स्ट्रक्चर रेंजेस फ्रॉम सैंडी टू लोमी, दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन एरियाज in western areas, deltas of the west eastern coast and सुंदरबन areas of वेस्ट बंगाल। यानी कि हमें ये साफ समझ में आ रहा है कि डेल्टाज में देखने को मिल रही, तो लैटराइट तो नहीं होगा। हाँ, लैटराइट तो नहीं होगा, एरिड भी नहीं हो सकता है, एरिड भी नहीं हो सकता है। एरिड क्यों नहीं हो सकता है? एरिड क्यों नहीं हो सकता है? एरिड नहीं हो सकता क्योंकि भाई ये इलाकों की बात हो रही, कोस्टल इलाकों की। एरिड आपका राजस्थान वगैरह में। अब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से मुझे पता चल रहा है कि बेसिक है। अब बेसिक है तो सेलाइन सॉइल ही तो बेसिक थी, एल्कलाइन नेचर की। देखो ये कहाँ गया, कहाँ लिखा था ये, यही तो बेसिक थी, यही तो एल्कलाइन थी। तो अब समझ में आया कि जो हम कैल्शियम मैग्नीशियम को पढ़ रहे थे बार बार, वो यहाँ पे काम आ गया आपका। पीटी और सेलाइन में पीटी को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल आ गया। ओके, 13th करो। सॉयल टाइप है और आपको बताना किस सॉयल की बात हो रही है यहाँ पे। सर बाई व्हेन विल ऑल क्लास कंप्लीट? टोटल 6 महीने का देखो टाइम लगता है बैच को कंप्लीट होने में, ठीक है। चलो तो क्या डाउट है? हाउ इज सॉइल रिन्यूएबल स्टेशन टू लॉन्ग देन क्रूड इज? ओके 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 ओके, अभी बताते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लें। तो यहाँ पर सॉइल को आपको पहचानना है, ठीक। पहला क्या है? दी सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है। दी सॉइल कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। दी सॉइल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एज के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। अब कौन सी तरीके की सॉइल होगी ये? सैंड, सिल्ट, क्ले है, पोटैश भी है, फॉस्फोरिक एसिड भी है और लाइम भी देखने को मिल रहा है, तो कौन सी सॉइल होगी ये? और इसको हम डिफरेंट एज में वो भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट वुड बी योर एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी होगी है, ठीक है। जो लोग ब्लैक दे रहे हैं गलत है आंसर, ठीक है। चलो, तो सॉयल रिन्यूएबल आपको ये क्वेश्चन था कैसी है, क्योंकि ये बार बार रिप्लेनिश होती रहती है। अगर जैसे चट्टान से बनती है, चट्टान की वेदरिंग होगी, डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का, उससे ह्यूमस बनेगी, ठीक है, वेदरिंग होगी रॉक की, तो बार बार वो प्रोसेस रिस्टोर हो सकती है वेदरिंग के थ्रू, ठीक है, कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू वेदरिंग। और उसके लिए उतना टाइम नहीं लगता जितना वो क्रूड ऑयल में लगता है। टाइम लगता है नो डाउट, लेकिन उतना टाइम वहाँ पे नहीं लगता है सॉइल फॉर्मेशन में, ह्यूमस को बनने में, ऑर्गेनिक मैटर को बनने में उतना भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। भले स्लो होता है, ठीक है, दशकों लग जाते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन रिन्यूएबल होती है ये टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम रिन्यूएबल होती, तुरंत रिन्यू कर जाएगी, लेकिन इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। ओके, तो रिन्यूएबल इसलिए है क्योंकि रिप्लेनिश हो जाती है। नॉन रिन्यूएबल उसमें आप बोल सकते हो जेस्टेशन पीरियड में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा है यहाँ पे। बाकी वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, इसलिए उतना ज़्यादा रिन्यूएबल में तो ये नहीं आएगी। तो क्या सर याद क्या रखना है? तो रिन्यूएबल ही याद करो, लेकिन वहाँ पर डिटेल में इस तरीके से अगर पूछेगा इसके बारे में तो डिटेल से लिखा रहेगा, लोड मत लो उस चीज़ का, ठीक है। कहीं कहीं पे सॉइल को नॉन रिन्यूएबल भी कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो उतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं होती है। अब आ जाओ एनटी में। एनटी में वीकली डेवलप्ड सॉइल्स विद नो होराइजन्स, राइट। इंसेप्टी में वीकली डेवलप्ड होराइजन्स, वीकली और क्विकली डेवलप्ड। ह्यूमस, एच से ह्यूमस, ह्यूमस कहाँ है? ऑर्गेनिक मैटर इन दी अपर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीसॉल हाईली वेदर्ड होती है, वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर है। इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, मॉलिसॉल आर ऑर्डर्स। क्या हैं ये सब? तो सब गन्ने हैं, मिट्टी है, कोयला है, तांबा है। एलुवियल सॉइल वेरी नेचर फ्रॉम सैंडी लोम टू क्ले, दे आर जनरली। तो जलोढ़ मृदा की प्रकृति बलुई दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक भिन्न भिन्न होती है। अब आपको बताना है क्या है ये, ठीक है। पुअर हैं पोटैश में, रिच एंड फॉस्फोरस में,
फॉस्फोरस नहीं होगा, ठीक है, रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस। चलो क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी से। ब्लैक कॉटन सॉइल हैज़ बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, किसकी वेदरिंग से बनी है? स्नेह जी समझ में आ गया अभी, जिसने आई थिंक स्नेह जी ने डाउट पूछा था। तो फिशर वॉल्केनिक रॉक, ऑप्शन नंबर बी, जल्दी जल्दी करते हैं। प्रोफाइल बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ टिपिकल सॉइल प्रोफाइल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या याद किया था? ओए BC, ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, एल्यूविएशन लेयर, सब सॉइल और पेरेंट रॉक। सो ह्यूमस दैट इज ऑर्गेनिक, टॉप सॉइल, एल्यूविएशन जोन, सब सॉइल, वेदर्ड पेरेंट मिड, ऑप्शन नंबर डी। ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होती है? ग्रेविटी, एलुवियल, इओलियन, कोलुवियल, ग्लेशियल। ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट, ये तो ग्लेशियर ट्रांसपोर्ट कर रही है, ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड है, ये रिवर ट्रांसपोर्टेड है। अब कौन सी तुमको ने बताई थी कि जो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाती है, कौन सी बताई थी? कोलुवियल, ठीक है, कोलुवियल बताई थी, जो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाती है ग्रेविटी और बाकी चीज़ों की वजह से। ये इओलियन होती है विंड की वजह से। एओलियन लैंडफॉर्म याद करो, कुछ पढ़ा था, हवा की वजह से बनने वाले। सॉइल्स विद विच रिफ्लेक्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स आर ऑलवेज, जो कंपोजिशन रिफ्लेक्ट करती हैं रॉक का ही कंपोजिशन रिफ्लेक्ट करती हैं, नई होती हैं, बहुत इवॉल्व होती हैं, मेच्योर होती हैं, फिर मॉडरेटली ओल्ड होती हैं। पहली बात तो बता भी रखा है तो सीधा टिक कर सकते हो, और नहीं भी अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, हाईली इवॉल्व ही मेच्योर होती है और वही मॉडरेटली ओल्ड होती है, पुरानी ही इवॉल्व होती है और वही मेच्योर होती है। तो एक क्वेश्चन के 3 आंसर तो हो नहीं सकते हैं, ठीक। और बताया भी था कि जो अपनी पेरेंट रॉक की प्रॉपर्टी से बहुत मेल खाए वो आपकी है यंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन अप्रिशिएबल अमाउंट इन लैटराइट सॉइल में क्या मिलेगा तुमको? लैटराइट सॉइल में क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा, पोटाश मिलेगा या नाइट्रोजन मिलेगा? तो भैया फॉस्फोरस तो कौन रॉक में नहीं होता है, नाइट्रोजन भी भारतीय की ज़्यादा किसी रॉक में नहीं है, ठीक है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम सोडियम ये सब बेसिक बनाते हैं। लैटराइट जो है स्लाइटली एसिडिक टू आपका बेसिक, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल साइड में होगा, और ये सब मिनरल वॉश अवे भी हो गए होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम सब वॉश अवे हो जाते हैं। तुम याद करो वो मैंने क्या बताया था पॉटसोलाइजेशन में, मिट्टी एसिडिक क्यों हो जाती है? क्योंकि सब बेसिक वाले सब चले जाते हैं, सिलिका बचता है, एसिडिक हो जाती है। यहाँ से क्या सिलिका भी चला जाता है तो वो थोड़ी सी न्यूट्रल टाइप हो जाती है। तो कैल्शियम तो जाना ही आना है, पोटाश होगा आपका, ठीक है। सी 24 कर लोगे, ये करना खुद से, ये करो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद SSC वाले क्वेश्चंस करते हैं। भागने का रेट देखो, दर कितनी होती है, मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन लगाने में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ, ठीक है, कल क्या पढ़ाएंगे? कल एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, कल खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे क्वेश्चन लगाने की ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी कि ये जल्दी खत्म करो, क्वेश्चंस लगें फिर, ठीक है। लेकिन तुम्हारा पता नहीं समझ नहीं आता मुझे, अभी तक भी मुझे समझ नहीं आया कि क्वेश्चन लगाने में जैसे इतना भागते क्यों हो। जैसे 10,000 बच्चे थे, 7,000 बचे, 3,000 को कोई मतलब ही नहीं कि वो क्वेश्चंस लगाएं, जो भी कारण हो। खैर, swells हैविंग अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम एंड pH ऑफ मोर देन 7.0 अल्कलाइन। अभी बताया था अल्कलाइन बेसिक कौन होती है, इसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, सही है। ब्लैक कॉटन सॉइल हैड डेवलप्ड ऑन द डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। लेटराइट सॉइल कैरेक्टराइज्ड बाय अ डीप वेदर्ड लेयर, डीप वेदर्ड लेयर, ऑक्सीसॉल, याद है कुछ? फॉर्म फ्रॉम विच सिलिका हैज बीन, सिलिका भी चला गया, यस। तो भैया रेगर, इट इज़ अ रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है। आखिरी क्वेश्चन है, फिर SSC के करते हैं। लाइट कलर्ड होती है, गलत। ब्लैक सॉइल होती है, बहुत डार्क कलर होती है भाई, वो डार्क कलर होती है। इट इज़ डेवलप्ड ऑन डेक्कन बेसाल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, अभी देख लो, वही क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है। कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड ऑन दिस सॉइल, कॉटन तो कॉटन होता है इसमें, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। एक और कर लो बस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक कौन सी? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस, ह्यूमस मतलब हिस्टोसॉल, हाईली वेदर्ड, ब्लैक सॉइल, ये सब एरिडी वगैरह नहीं करना, ठीक है। एरिड सॉइल होती है एरिडी वाली। चलो भाई अब तो नहीं करा पाएंगे, अब ये करो, विच अभी तो बेसिक से क्वेश्चन है भाई। कहाँ असिस्टेंट कमांडेंट तुमको बना डाला हमने, कहाँ तुमको सिविल सर्विसेज लेफ्टिनेंट कर्नल बना डाला, अब कहाँ तुम यहाँ पे नीचे आ रहे हो, है तो नीचे वाले तो कर ही लोगे आराम से। तो विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन दी नदर्न प्लेन्स, तो नदर्न प्लेन्स में कौन सी मिलती है?
ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज ऑफ मिनरल इन सॉइल कॉम्पोजिशन, मृदा संरचना में खनिजों का औसत प्रतिशत कितना होता है। ये आपके IBACIO का क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट में पूछा गया था। तो खनिजों का प्रतिशत होता है लगभग 45%, यानी कि जो खनिज होते हैं लगभग 45%। ऑर्गेनिक मैटर व्हाट इज़ द मैटर, ठीक है, तो मैटर होता है ये 5%, ठीक है। वाटर भी होता है, पानी भी होता है इसमें लगभग 25%। और बच गया एयर, हवा, कितना हो गया 45, 50, 75, बच गया 25। ये काम पोजीशन याद करना, काम पोजीशन, ठीक है, ये काम पोजीशन इंपॉर्टेंट है। करो ये स्टेनो 2025 नया पैटर्न का क्वेश्चन है ये। हाई क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, ये ब्लैक सॉइल के बारे में कौन सी सही कैरेक्टरिस्टिक है। हाई मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफन डेवलपिंग क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई हॉट वेदर, यस। हिंदी में रही है सवाल, हिंदी में वाले करेंगे। आदित्य मिश्रा पगला गया क्या, उतनी से बता तो रहे हैं कि कल एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, लेकिन मान ही नहीं रहे हो तुम, स्पैम किए पड़े हो। आइडियल फॉर टी एंड एप्पल कल्टीवेशन, गलत। टी और एप्पल ये सब ना लैटराइट में चलेगा, टी कॉफ़ी काजू ये सब लैटराइट में चलेगा, यहाँ सब नहीं चल पाएगा, ये सब फर्टिलिटी हाई होती सब कुछ नहीं, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ पे। रिच इन लाइम आयरन मैग्नीशियम एल्यूमिना, यस, बट पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट 1 and 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। करो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेक्टली डिफ्रेंशिएट एलुवियल सॉइल फ्रॉम रेड एंड येलो, निम्नलिखित में कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है। जलोढ़ मिट्टी चट्टान से बनी है, बिल्कुल गलत बात है, नदी से बनी है। एलुवियल सॉइल ओल्डर टाइप की, बिल्कुल गलत बात, ये तो नहीं है। एलुवियल सॉइल सैंडी टू लोमी है, टू क्ले है, ठीक है, सैंड लोम टू क्ले। क्योंकि आप देखो ना एलुवियल में वेस्ट से ईस्ट में जाने पे सैंडी कंटेंट कम होता जाएगा, क्लेई कंटेंट यानी कि ग्रेन साइज छोटा होता जाएगा, सैंड साइज छोटा हो जाएगा, सैंडी से लोमी होती जाएगी, सैंडी में बड़ा सैंड होता है ग्रेन का साइज, लोम में छोटा हो जाता है, क्ले में बहुत छोटा हो जाता है। रेड येलो सैंडी लोम लेस फर्टाइल होती है, यस ये सही है, ठीक है। एलुवियल रिच होती है फॉस्फोरस एंड ह्यूमस में, गलत बात, ह्यूमस में कैसे रिच हो सकती है, नहीं ह्यूमस में कैसे रिच हो सकती है। Which specific environmental condition found in waterlogged soils of rice paddies and wetlands directly facilitates the significant microbial production of methane, a potent greenhouse gas। तो भैया जो भी पैडी फील्ड्स होती ना, दलदली जहाँ भी क्षेत्र है, तुमने देखा होगा कि भाई एक नाले में मतलब साफ़ करने के लिए भी आज भी हमारे यहाँ पे देश में कंडीशन है कि लोगों को सीवर वगैरह साफ़ करने के लिए जाना पड़ता है, तो डेथ हो जाती है लोगों की जो साफ़ करने जाते हैं, या फिर कुएं में 2 लोग कूदे और उनकी जान चली गई जहरीली गैस निकलने की वजह से, तो वो मेथेन ही होती है। जहाँ भी वाटर लॉक्ड कंडीशन होती हैं, जैसे कि जो धान के खेत वगैरह भी होती हैं, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत, क्योंकि ऐसी एनारोबिक कंडीशन डेवलप हो जाती हैं। एनारोबिक मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, माइक्रोबियल प्रोडक्शन हो जाता है मेथेन का, वहाँ पर मेथेन को मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए दलदली गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो विच स्पेसिफिक ठीक है, तो कैसा हो जाता है, एनारोबिक कंडीशन अगर हो जाती हैं, ऑक्सीजन डेप्लीटेड कंडीशन हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा जहाँ पे, तो वहाँ पर मेथेन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में PCS ऑफिसर बन लो गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लैटराइट सॉइल्स, क्या सही नहीं है लैटराइट सॉइल के रिस्पेक्ट में। दे आर डेफिशिएंट इन लाइम एंड नाइट्रोजन, बताओ, ठीक है, दे आर डेफिशिएंट इन लाइम एंड नाइट्रोजन, ये इनमें चूने और नाइट्रोजन की कमी होती है लैटराइट सॉइल में, ऐसा होता है, डेफिशिएंट होती है लाइम में, होती तो है, ठीक है। दे प्रोवाइड गुड बिल्डिंग मटेरियल, यस, लेटर शब्द से आती है जिसका मतलब होता है ब्रिक। दे आर अफेक्टेड बाई लीचिंग प्रोसेस, येस। दे आर मॉइस्चर रिटेंटिव विद अ लार्ज क्ले फैक्टर, ना भैया ना करें जनाब, ना करें, ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन नंबर डी। और शर्सन रीजन करें अगेन, अब यूपी में PCS ऑफिसर बन ले गाइस, SDM की पोस्ट सीधा पाएँ, सेना में अधिकारी बने, PCS में ऑफिसर बने, उत्तर प्रदेश में SDM बने। रेड सॉइल डिनोट्स द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, रेड सॉइल डिनोट्स द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, बिल्कुल है।
15% है, सॉरी 18% है, 40% एलुवियल, 18% ये, 15% आपका ब्लैक, 10% लेटराइट। रेड सॉइल सराउंड्स द ब्लैक सॉइल इन द साउथ। यस, यहाँ है ब्लैक, यहाँ है ब्लैक, यहाँ है साउथ, वो रेड। ईस्ट एंड वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शंस। तो क्या सही आंसर होगा यहाँ पे? बोथ, दोनों सही है। तो दूसरा वाला भी सही है आपका, ठीक है, कि उसने उसको सराउंड करके रखा हुआ है। अगर हम देखें तो ब्लैक सॉयल उसके साउथ में हमें देखने को मिल रही है और ईस्ट में भी रेड सॉयल देखने को मिल रही है। भले नॉर्थ में तो नहीं यार उतनी, नॉर्थ डायरेक्शन में तो नहीं है ब्लैक सॉयल के नॉर्थ में, यहाँ तो रेड नहीं थी, है कि नहीं? क्यों? यहाँ पे तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत थी यहाँ पे, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत थी। लेकिन साउथ में तो है और ईस्ट में है, तो इसको भी सही मानेंगे। दोनों सही हैं, ठीक है, यानी बोथ ए एंड आर टू, यानी ये तो नहीं होगा। एक सेकेंड, बी और डी तो नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा। देख रहे हैं आप, एसडीएम बनना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। कि साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में थोड़ी बहुत है, ठीक है। तो रीज़न सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है कि सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप क्यों है, क्यों है, क्यों है? क्योंकि ये 18% ऑफ भारत का एरिया कवर करके रखती है। ये रीज़न है, ये रीज़न है, ना कि ये रीज़न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, कहाँ मिल रहेगी? तमिलनाडु में रेड सॉइल, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, सर्टेन पार्ट्स ऑफ एमपी में है। तो इसी वजह से नॉर्थ वो हो गया वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सर्टेन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ, वो एमपी वाला क्षेत्र थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो, विच सॉइल इज एसिडिक इन नेचर एंड फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज? कौन सी एसिडिक नेचर की होती है? बता दो तुम बता दो मुझे, तुम ही बताओ मुझे अब कौन सी होगी। हाई रेनफॉल दे दिया उसने, हाई रेनफॉल, लीचिंग, लीचिंग मतलब लेटराइट, और थोड़ा बताया तो स्लाइटली एसिडिक टू, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल। स्लाइटली एसिडिक क्यों है? क्योंकि सब चला गया, बच गया सिलिका थोड़ा बहुत। सिलिका भी चला ही आता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तो सब निकल ही गया, तो थोड़ी सी बेसिक, सॉरी थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है, ठीक है। बेटा लेटराइट 5% नहीं है, 10% है लेटराइट, ठीक है। लेटराइट 10% है, ठीक है। 40 है एलुवियल, ठीक है। 18 है रेड एंड येलो, 15 है वो आपकी ब्लैक, और 10 है लगभग लेटराइट। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन लीड टू डेजर्टिफिकेशन? डिफॉरेस्टेशन से डेजर्टिफिकेशन कैसे हो जाता है, ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा था। कहीं कहीं पे परसेंटेज वैरी करता है, आई एग्री, 5 से 10% तक, ठीक है, लेटराइट का। लेकिन ध्यान रखना वो 4th नंबर पे ही आएगी। स्पेसिफिकली परसेंटेज तो नहीं पूछेगा, और परसेंटेज अगर पूछेगा भी तो मैंने आपको बता दिया है। रेड एलुवियल 40 है, रेड आपकी 18 है, ब्लैक 15 है, लेटराइट लगभग 5 से 10% आपको देखने को मिलती है, लेटराइट की अगर बात करूँ, ठीक है। 5 to 10%। कितना हो गया? 40, 20 से लगभग हो गया आपका 60, और 70, 75, 75, 5 ऐसे, हाँ लगभग वही, आप 6-7 कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, लगभग 6 से 7%। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन? तो इट रिमूव द टॉप फर्टाइल सॉयल लेयर एक्सपोजिंग हार्ड रॉकी लेयर्स, इट रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, बढ़ जाएगा डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है। ओके, इट इंक्रीजेज रेनफॉल, भैया पेड़ उखाड़ोगे तो उससे बारिश बढ़ जाएगी, ह्यूमस बढ़ा देगा, सब फर्जी की बात है। इट रिमूव द टॉप फर्टाइल सॉइल लेयर को रिमूव कर देता है, हार्ड रॉकी लेयर आ जाती है, ठीक है। इन द ग्रेट इंडियन प्लेन्स ऑफ इंडिया कौन सी सॉइल मिट्टी मिलेगी? रेलवे में स्टेशन मास्टर बन लीजिए गाइस। तो आंसर होगा एलुवियल सॉइल। सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन, कहाँ मिलेंगी सलाइन और अल्कलाइन? क्यों भाई? सलाइन अल्कलाइन डेक्कन प्लेट्यू में? नो नो, ड्रॉट प्रोन। सलाइन एंड अल्कलाइन, सलाइन एंड अल्कलाइन, डेल्टा ऑफ गंगा एंड गोदावरी, यहाँ पे तो एलुवियल मिलेगी। वेस्टर्न हिमालय यहाँ भी नहीं मिलेगी, ड्रॉट प्रोन एरिया में मिलेगी, जहाँ सूखा पड़ा होगा, ठीक है, जहाँ सूखा होगा वहाँ पर क्या होगा? रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 40 का यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो, वेस्टर्न हिमालय में तुम कहाँ सलाइन एल्कलाइन पहुँचा दे रहे हो भैया? 2 ही जगह पढ़ाए थे कि नहीं, जहाँ पर रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, बारिश भी थोड़ा रेट ऑफ एवेपोरेशन, या फिर समुद्र का पानी आ रहा हो, ठीक है। वेट फार्मिंग, फार्मिंग अभी पढ़े नहीं है। अच्छा, पूछ रहा है वेट फार्मिंग इस टिपिकली मतलब किस मिट्टी में करी जाती है? भाई वेट फार्मिंग पढ़े नहीं है, लेकिन अब कर लें,
सॉइल का क्वेश्चन है तो कर लें जनाब, कर लें। तो वेट फार्मिंग कहाँ करी जाती है? तो ये करी जाएगी, रेड में तो करी नहीं जाएगी क्योंकि ये तो वहाँ पाई जाती है जहाँ पर बहुत मतलब ड्राई कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ी सी कम रेनफॉल होती है, ठीक है। तो जहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है, जलोढ़ मिट्टी, वहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ही होगा यहाँ पे। ओके, अगला है, कौन सी सॉइल डेफिशिएंट है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम में रिच है? बताओ, आयरन और एल्यूमिनियम में रिच है, कौन सी सॉइल है जो पुअर है आपकी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम में रिच है? बताइए। कौन सी मिट्टी होगी? दिस वुड बी मिट्टी लैटराइट, ठीक है। इसमें ब्लैक सॉइल भी हो सकता था, डेजर्ट और एलुवियल तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया होगा, ठीक है। आयरन और एल्यूमिनियम, तो लाइम आयरन एल्यूमिनियम ब्लैक में भी होता है, लेकिन जो आरआरबी ने यहाँ पर आंसर माना था वो लैटराइट माना था, तो लैटराइट ध्यान रखिएगा। क्योंकि ब्लैक में भी आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, डेफिशिएंट होती हैं। लैटराइट में भी सेम कंडीशंस होती हैं, ठीक है, बट उसने लैटराइट माना था यहाँ पे। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज़ द हाईएस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी? वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी किसकी, जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होगी? काली की, ठीक है। अभी फार्मिंग एग्रीकल्चर पढ़े नहीं है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मिंग और ये सब कल पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन हैं अभी? एक क्वेश्चन कर लें क्या? ये करो, CHSL 2023 आखिरी क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट? सैंडी, proportion of fine particles relatively higher, greater proportion of big particle। गलत, बिग पार्टिकल होते हैं सैंडी में, क्ले में होते हैं, ठीक है। फाइन पार्टिकल छोटे, क्ले बिग, तो दोनों गलत हैं, नीदर वन नॉट टू। बाकी आप खुद से करेंगे, PDF आपको बैच के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके क्वेश्चंस लगाएंगे। बाकी जो क्विज़ होती है उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी प्राइवेट टेलीग्राम में भी आपका एक्टिविटी होता ही है, ठीक है, डेली बेसिस पे। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, एंड जिसको बैच में एनरोल करना है वो यहाँ पर कोर्स से कर सकता है, परमार अकेडमी ऐप या परमार अकेडमी की जो वेबसाइट है वहाँ से कर सकता है, ऑलराइट। बाकी आपका जो क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह है, वहाँ से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं, ओके।